आवाज आ रही है आप लोगों को मेरी? ठीक है, तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे पारद। ठीक है, इससे पीछे का जो भी छूटा हुआ उसको घबराना मत, उसे मैं करवा दूंगी, वो ज़्यादा कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट पारद है। ठीक है, तो पारद का मतलब होता है मरकरी। ठीक है, उसके अलावा जो ये पूरा रसशास्त्र है ये भी मरकरी पे ही डिपेंड करता है। मरकरी का एक पर्याय होता है रस। ठीक है, उसके अलावा रस के काफ़ी सारे अलग अलग मीनिंग हम लोग देखते हैं। जैसे हमें एक रस धातु भी पता होती है कि जो सब धातुओं में से एक होती है, रस रक्त वालों में से एक होती है वो। उसके अलावा रस हमें ये भी पता होता है कि मधुरम लवण कटुतित कषाय ऐसे भी होता है। ठीक है, रस का एक मतलब जल भी होता है। तो रस के हर किसी के अकॉर्डिंग अपने अलग अलग मतलब होते हैं कि जहाँ पे वो यूज हो रहा है उसके अकॉर्डिंग उसका मतलब वहाँ पे चेंज हो जाता है, वर्ड जो रस होता है उसका। ठीक है, यहाँ पे रस शास्त्र में रस का मतलब होता है पारद, पारद यानी कि मरकरी। अब इसके अलावा बस इसका इंट्रो इतना ही था। एक चीज इन्होंने यहाँ पे दी हुई है कि रस शास्त्र का प्रयोजन क्या है। यहाँ पे अभी इन्होंने दिया हुआ है कि रस शास्त्र का प्रयोजन क्या है। इसमें पता नहीं क्या लिखा हुआ है इतना खतरनाक सा, इसका मतलब इजी में मैं बताती हूँ कि आप लिख लो रस शास्त्र का प्रयोजन, 2 एरो लगाना, रस शास्त्र का प्रयोजन लिखो और 2 एरो लगाना कि ये लौह वेद कहाँ लिखा है इसमें, जैसे देह वेद लिखा है ना वैसे लौह वेद भी लिख सकते हैं। लौह वेद एक लिखिए और दूसरा देह वेद लिखिएगा। लौह वेद जो लोहे वाला होता है ना वो वाला लौह, उस पर डबल ओ की मात्रा नहीं, सिंगल ओ की मात्रा, और वेद ये, और देह वेद। ठीक है, लौह वेद का क्या मतलब होता है कि रस शास्त्र के 2 प्रयोजन होते हैं, लौह वेद और देह वेद। लौह वेद का मतलब होता है कि रस शास्त्र के का प्रयोजन ये है कि किसी भी जो लोअर मेटल है उसको हायर मेटल में कन्वर्ट करना। ठीक है, गोल्ड सिल्वर इस तरीके की हायर मेटल्स में, लोहा और पीतल, ये जो लोअर मेटल्स है ज़्यादा कुछ महंगी नहीं होती है, सस्ती सी कोई भी मेटल है उसको गोल्ड सिल्वर इस तरीके की हायर मेटल्स में कन्वर्ट करना, ये लौहवाद होता है। ठीक है, लौहवेद, सॉरी लौहवेद या लौहवाद इसे कहते हैं। उसके अलावा देववेद का मतलब होता है कि प्राणों की रक्षा करना। ठीक है, तो इसको जरा अपनी लैंग्वेज में लिख लो कि लौहवेद का मतलब होता है कि लोअर मेटल्स को हायर मेटल्स में कन्वर्ट करवाना, और इसका देववेद का मतलब होता है कि मेडिसिन बनाने के लिए, मेडिसिनल पर्पज में इसका यूज होता है, या मेडिसिन बनाने के लिए अलग अलग बीमारियों के लिए अलग अलग तरीके की मेडिसिन बनाने के लिए हम रस शास्त्र का यूज करते हैं। ये देह वेद का मतलब है, और लोह वेद का मतलब होता है कि कोई भी लोअर मेटल को हायर मेटल में कन्वर्ट करना। जैसे पारद को ही ये लोग स्वर्ण वगैरह में कन्वर्ट करते हैं, मरकरी को ही स्वर्ण और बड़ी बड़ी धातुओं में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, ये इतना लिखना है, लिख लिया फिर बताना। लिख लिया क्या? लिखा? ठीक है, ओके। उसके अलावा हाँ, आप लौह वेद से लिखिए कि हमें क्या प्राप्त होता है। लौह वेद के आगे कैरो लगा के लिखिएगा कि धन एष्णा, धन एष्णा, धन की इच्छा, ब्रैकेट में लिख लीजिए धन की इच्छा, धन एष्णा और धन की इच्छा। और देह वेद के आगे 2 एरो लगा के लिखिएगा प्राणेष्णा और परलोकेष्णा, प्राण एष्णा और परलोक एष्णा। एष्णा का मतलब होता है इच्छा। ठीक है, प्राण एष्णा और परलोक एष्णा।
तीन तरीके की ऐशनाएं, मतलब तीन तरीके की ऐशनाएं या तीन तरीके की इच्छाएं शास्त्रों में वर्णित होती है आयुर्वेद के की संहिता में। आचार्य चरक भी कहते हैं कि तीन ऐशनाएं होती है, हम पढ़ेंगे वो धनेशना, प्राणेशना और परलोकेशना। की किसी भी मनुष्य की तीन इच्छाएं होती है कि एक तो उसको धन मिले, दूसरा उसके प्राण अभी अभी नहीं हुई है, होगी। तो श्रेष्ठी अध्याय चैप्टर 1 में भी थोड़ा सा इसका वर्णन है, पढ़ेंगे उसको। ये जो क्या थी, ऐसे बीच में बोला मत करो, मैं फिर टॉपिक से हट जाती हूँ, ठीक है। सॉरी, जो लौ वेद होता है ना, ये धनेशना दिलवाता है, और देव वेद जो है ये हमको प्राणेशना और परलोकेशना को दिलवाता है, ठीक है। और मैं ये बता रही थी कि किसी भी मनुष्य की तीन ऐशनाएं होती है, ऐसा आचार्यों ने हमें बताया है। आचार्य चरक के अकॉर्डिंग में तीन ऐशनाएं होती है, धनेशना, प्राणेशना और परलोकेशना। मतलब धन की इच्छा, प्राण की इच्छा और परलोक की इच्छा। किसी भी मनुष्य को धन चाहिए होता है उसके जीवन यापन के लिए, उसके बाद वो ये चाहता है कि उसके प्राण बचे रहे, और जब प्राण नष्ट हो जाए तो उसको परलोक मिले, उसको मोक्ष की प्राप्ति हो, ठीक है। ये तीन ऐशनाएं किसी भी मनुष्य की होती है, ऐसा माना जाता है। तो जो रस शास्त्र होता है, रस शास्त्र त्रिऐशनाओं की पूर्ति कराता है। त्रिऐशनाओं की पूर्ति, तीन ऐशनाओं की पूर्ति कराता है। इसको लिख लीजिए, रस शास्त्र त्रिऐशनाओं की पूर्ति कराता है। और कैसे कराता है वो ये है लौ वेद से। लौ वेद में क्या हो रहा था, हम लोग लोअर मेटल्स को हायर मेटल में कन्वर्ट कर रहे थे, तो हम जब उन हायर मेटल्स को बेचेंगे तो ऑब्वियसली धन आएगा हमारे पास, तो धन ऐशना उससे पूरी होगी। देह वेद से क्या है कि हम लोग अलग अलग बीमारियों के लिए अलग अलग तरीके की दवाई बना रहे हैं, तो उससे क्या हमारे प्राण भी बच रहे हैं, और अगर हम नहीं भी बचेंगे, मर जाएंगे। ये देह क्या है, हमारे रोगों से रिलेटेड है, हमारी बॉडी से रिलेटेड है, ठीक है। एक तो कि वो प्राण हमारे बचा ही लेगा, ठीक है। अगर नहीं बचे तो ऐसा मानते हैं कि परलोक मिलेगा, ऐसा, ठीक है। ये इनका लॉजिक है यहाँ पे। तो हमें ध्यान रखना है कि रस शास्त्र का, आपसे पूछेगा कोई कि रस शास्त्र का प्रयोजन क्या होता है, तो आपको कहना होता है कि रस शास्त्र का प्रयोजन होता है त्रिऐशनाओं की पूर्ति। और फिर त्रिऐशनाओं में भी जो लौ वेद होता है, लौ वेद का मतलब होता है कि लोअर मेटल्स को हायर मेटल में बदलना, ये हमको धनेशना दिलवाता है। और जो देव वेद होता है ये हमको परलोकेशना और प्राणेशना दिलवाता है। देव वेद का मतलब होता है कि अलग अलग बीमारियों में अलग अलग तरीके की दवाई का वर्णन है, ठीक है। ये रस शास्त्र का प्रयोजन है। अब बात करते हैं पारद के बारे में। पारद के यहाँ पे प्रकार लिखे हुए, यही पारद के पर्याय भी होते हैं और यही पारद के प्रकार भी है, ठीक है। तो 5 तरीके के होते हैं ये, रस, रसेंद्र, सूत, पारद और मिश्र, ठीक है। अब एक एक करके पढ़ लेंगे इनको कि इनका क्या मतलब होता है। तो सबसे पहले रस, ठीक है। रस इसको इसलिए बोला है क्योंकि ये पारद के पास एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है कि वो सभी धातुओं का भक्षण कर लेता है। भक्षण कर लेता है इन द सेंस सभी जितनी भी बाकी धातु है, जैसे महारस, उपरस, साधारण, ये सब है, ठीक है। इन सभी का भक्षण कर लेता है, इन सभी की प्रॉपर्टीज खुद में ले आता है। ऐसी स्पेशल प्रॉपर्टी रस के पास होती है, रस के पास ही ऐसी स्पेशल प्रॉपर्टी पारद के पास होती है, इसी वजह से उसको रस कहा जाता है। तो आप इसको यहाँ पे शॉर्ट देखो, लिखा हुआ है कि रस सभी धातुओं को खा जाता है, अतएव इसे रस कहते हैं, मतलब इसलिए इसको रस कहते हैं। इस पारद को खाने से रोग, जरा, मृत्यु नष्ट हो जाती है, ठीक है। किसी भी तरीके के रोग इस पारद को खाने से, मतलब हमको ये समझना है कि अलग अलग इसको मेडिसिनल फॉर्मुलेशन इसकी बना के इसका सेवन किया जाएगा तो रोग, जरा मतलब बुढ़ापा, और मृत्यु ये नष्ट हो जाती है। मृत्यु तो कभी नष्ट नहीं होती है, बट ये है कि थोड़े टाइम के लिए टल जरूर जाती है, ऐसा। उसके अलावा इसको आप, अगर ये आपको धातुओं को खा जाता है, ये समझ नहीं आ रहा है, तो आप इसको अपनी लैंग्वेज में यहाँ पे लिख लीजिए कि सभी की शक्ति को, सभी की प्रॉपर्टीज को स्वयं में ले लेता है, खुद में ले लेता है, ऐसा आप इसको लिख लीजिए।
और ये श्लोक भी याद करना है कि रसानां सर्व धातु नाम लिख लिया क्या, रस इति अभिधीयते, ये नोट कर लिया जो मैंने बताया रस का, कि अपनी लैंग्वेज में लिख लो कि सारी धातुओं को खा जाता है, मतलब उनकी सारी प्रॉपर्टीज को खुद में इनटेक कर लेता है, उनकी सारी प्रॉपर्टीज को खुद ग्रहण करने की इसके पास शक्ति होती है। ठीक है, अब ये वाला श्लोक भी आपको याद करना है, रसानात् सर्व धातु नाम रस इति अभिधीयते जरा रुजा मृत्यु नाशाय रस्यते व रसोमता, मतलब रसानाम सर्व धातु नाम की जो सारी धातुओं का भक्षण करे या सारी धातुओं को खा जाए, रस इति अभिधीयते, ये अभिधीयते का मतलब कि सारी धातुओं को खा जाए वही रस है, जो सारी धातुओं को खा जाए उसको रस कहते हैं, ऐसा इस फर्स्ट लाइन का मतलब है। जरा रुजा मृत्यु नाशाय, रुजा एक रोग का पर्याय भी होता है। ठीक है, तो जरा रुजा मृत्यु नाशाय, तो जरा रोग और मृत्यु का नाश करता है, रस्यते व रसोमता, वो ही रस है। ठीक है, ऐसा इन्होंने यहाँ पे पारद की डेफिनेशन के लिए बताया। उसके अलावा आप इसकी रस की प्रॉपर्टीज याद रखेंगे कि ये रक्त वर्ण का होता है, सर्व दोष निमुक्ति, सारे दोषों का नाश करने वाला होता है, और रसायन होता है, रसायन इन द सेंस कि इसका डेली यूज किया जा सकता है, बट ये पारद अपने आप में इतना कॉस्टली होता है और ना ही इजिली अवेलेबल होता है कि इसका जो रसायन रूप में प्रयोग है वो बहुत ही कम किया जाता है। रसायन मतलब ऐसी कोई औषधि है जिनका डेली सेवन किया जा सके। ठीक है, वैसे इसको लिखा हुआ है कि इसका डेली सेवन कर सकते हैं, बट ये इतना इजीली एक तो अवेलेबल नहीं होता है, दूसरा ये इतना सस्ता भी नहीं होता है कि हर कोई इसे अफोर्ड कर सके। ठीक है, ये इसकी प्रॉपर्टीज रहती है। नेक्स्ट रहता है रसेंद्र। अब रसेंद्र के लिए इन्होंने क्या बताया है कि रसेंद्र इसलिए कहा है कि सारे, रसेंद्र का मतलब रसों का राजा, तो जितनी भी कैटेगरीज है, रस, महारस, उपरस, धातु, रस, इन सभी का जो राजा है वो ये रस है। ठीक है, ये पारद है, तो रस उपरस आदि में प्रधान होने से रसेंद्र कहलाता है। ठीक है, सभी का राजा है इसीलिए इसको रसेंद्र कहते हैं। अब इसकी वही बता दिया कि कैसा होता है, श्याम वर्ण का होता है, मतलब थोड़ा व्हाइटिश टाइप का ये रहता है, रुक्ष होता है और चंचल होता है। ठीक है, पारद की एक प्रॉपर्टी होती है कि वो चंचल होता है, एक जगह स्थिर नहीं रहता है, ये हम पढ़ेंगे अभी आगे। उसके अलावा इसको सूत भी कहते हैं। सूत इसलिए इसको कहते हैं क्योंकि ये देह सिद्धि लौह सिद्धि है, जिसे हम देहवाद या लौहवाद भी कह रहे थे, इन दोनों को देने वाला होता है, इसीलिए इसको सूत कहते हैं। ठीक है, उसके अलावा इसकी जो प्रॉपर्टीज है वो इश्यत पीतवर्ण, इश्यत का मतलब बहुत ज्यादा पीला भी नहीं लेकिन हल्का येलोइश, ऐसा रुक्ष होता है, दोष ये दोष होता है, मतलब शुद्ध रूप में नहीं होता है, इसको हमें प्योरीफाई करना पड़ेगा ऐसा। ठीक है, उसके अलावा ये इन सभी के श्लोक भी याद करने ही है आपको कि देह लोहमयी सिद्धि सूते सूतस्य स्मृता, ऐसे आपको ध्यान रखना है। इसी तरीके से ये वाला भी श्लोक आपको ध्यान रखना है। ठीक है, रसो उपरसो राजत्वाद रसेंद्र इति कीर्तिति, ऐसे आपको ध्यान, ये सारे श्लोक रखने, ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, क्योंकि ये पूछ लेता है 5-10 नंबर में। किसका मतलब, क्योंकि देखो ये एक तो पारद की, ऐसा माना है आचार्यों ने कि ये पारद के पर्याय भी और पारद के अलग अलग प्रकार भी इन्होंने माने हैं, ये सिर्फ पर्याय नहीं बोले, कुछ आचार्यों ने इन्हीं को पारद के प्रकार भी माने, इस वजह से इनके अलग अलग ये रस वर्ण वगैरह ये सब बता रखा है। ठीक है, अगर पारद के प्रकार का क्वेश्चन बनेगा, अगर आपसे पेपर में पूछा है कि पारद के प्रकार और पारद के पर्याय बताओ 10 नंबर में, तो आपको ये सभी कुछ लिख के आना है। अगर वो सिर्फ पूछ रहा है पारद के पर्याय बता दो 5 नंबर में, तो फिर आपको ये प्रॉपर्टीज वाला पॉइंट ऐड नहीं करके आना है, सिर्फ ये श्लोक लिख के आना है। और हिंदी श्लोक तो बहुत ज्यादा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके लिए याद करना ही है। ठीक है,
तो ये हमारे तीन होते हैं कि रस, रसेंद्र, सूत। ठीक है, रस इसलिए बोलते हैं पारद को क्योंकि वो सारी धातुओं को भक्षण कर लेता है, सारी धातुओं की प्रॉपर्टीज खुद में सम्मिलित कर लेता है, उनकी प्रॉपर्टीज खुद में ले लेता है। सेकंड, इसको रसेंद्र क्यों कहते हैं? रसेंद्र इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि जितनी भी कैटेगरीज हैं उन सभी कैटेगरीज में, उन सभी धातुओं की कैटेगरीज में, उन सभी मेटल्स की कैटेगरीज में ये सबसे श्रेष्ठ माना जाता है, ये राजा माना जाता है उन सबका, इसलिए इसको रसेंद्र कहते हैं। थर्ड है, इसको सूत इसलिए कहते हैं क्योंकि ये देह सिद्धि और लोह सिद्धि कराता है। मतलब कि जो रस शास्त्र के दो प्रयोजन है उनको ये दिलवाने वाला होता है, हम कह सकते हैं, इसलिए इसको सूत कहते हैं। ठीक है, लेह सिद्धि और लोह सिद्धि ये करवाते हैं, इसलिए इसको सूत कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि इसको पारद क्यों नाम दिया गया है मरकरी को। तो लिखा है, रोग रूपी कीचड़ के समुद्र से पार लगाने वाले को पारद कहते हैं। मतलब कि जो रोग है उसको कंपेयर किया जाता है कीचड़ से। ठीक है, कीचड़ या दलदल टाइप, तो जो उस रोग रूपी कीचड़ या दलदल से बाहर निकालने में सहायता करे हमें, वो पारद। ऐसा इन्होंने कहा है कि जो रोग रूपी कीचड़ के समुद्र से पार लगाने वाला हो, मतलब कि जो रोग रूपी कीचड़ है, रोग है, जो उससे निकालने वाला हो, वो उससे पार लगाने वाला हो, वही पारद कहलाता है। ठीक है, उसके अलावा इसकी प्रॉपर्टीज है कि ये श्वेत वर्ण का होता है, रुक्ष होता है, चंचल होता है, वही सारी सेम बातें हैं। इसका भी श्लोक, सबका श्लोक ध्यान रखना है। ठीक है, अब मिश्रक क्यों इसको कहते हैं? मिश्रक एक्चुअली इसे कह रहे हैं, एक तो इन्होंने ये पॉइंट बताया होता है रसेंद्र में कि जो सारी कैटेगरीज में प्रधान हो वो रसेंद्र, या जो सारे रसों का, जैसे रसादी है, उपरस है, महारस है, साधारण रस है, स्पेसिफिकली रसेंद्र में इन तीन की बात की जाती है, उपरस, महारस, साधारण रस। इन तीनों रसों में जो राजा है वो होता है रसेंद्र, वो होता है मरकरी। अब यहाँ पे मिश्रक के लिए ये कहते हैं कि जो सभी धातुओं में बेस्ट है उसको मिश्रक कहा जाएगा। कि अब ये मिश्रक कहने के लिए इन्होंने यहाँ पे रत्न, धातु और क्षार वर्ग, शुद्धा, सिक्ता, जितने भी वर्ग है वो बाकी के सारे इंक्लूड कर लिए, तो इन सब में भी यही श्रेष्ठ है, इसलिए इसको मिश्रक कहते हैं। जिनमें सभी धातुओं का तेज मिश्रित हो उसे मिश्रक कहते हैं, तथा अनेक प्रकार के फल देने वाला होता है। ठीक है, एक तो इसमें सारी धातुओं का तेज मिश्रित है कि मतलब ये सारी धातुओं में श्रेष्ठ है, प्लस हर किसी की कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी जरूर ऐसी होती है कि पारद के पास होती ही है, तो इसीलिए ये पॉइंट डाला गया है कि सारी धातुओं का तेज मिश्रित है। ठीक है, सारी धातुओं का तेज मिश्रित है, प्लस सारी धातुओं में भी ये श्रेष्ठ है, इसलिए इसको मिश्रक कहते हैं। ठीक है, उसके बाद मयूर, चंद्रिका, वट, ये मुझे याद करने की जरूरत नहीं है कि मयूर की चंद्रिका जैसा इसका कुछ होता है, ये मेरे को भी नहीं पता क्या इसकी प्रॉपर्टीज इन्होंने यहाँ पे दी हुई है, इस पॉइंट को छोड़ देना। ठीक है, तो 5 तरीके के पारद होते हैं, ये 5 पारद के पर्याय हैं। रस, रसेंद्र, सूत, पारद और मिश्रक। रस इसलिए कहते हैं क्योंकि वो सारी धातुओं का भक्षण कर लेता है, इसलिए उसको रस कहते हैं। रसेंद्र इसलिए कहते हैं क्योंकि ये सारे रसों में प्रधान है, उपरस, महारस, साधारण रस, इन सभी का ये राजा है, इसलिए इसको रसेंद्र कहते हैं। सूत इसलिए कहते हैं क्योंकि ये लेह सिद्धि और लोह सिद्धि करवाने में हमारी सहायता करता है, या रस शास्त्र के प्रयोजन को ग्रहण करने में, रस शास्त्र के प्रयोजन को प्राप्त करने में हमारी सहायता करता है, इसलिए इसको सूत कहते हैं। पारद इसलिए इसको कहते हैं क्योंकि जो रोग रूपी कीचड़ है उससे ये हमको निकालने वाला होता है। उसके अलावा मिश्रक इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि ये सभी धातुओं में सबसे श्रेष्ठ है, प्लस सारी धातुओं का तेज, यानी कि हर एक धातु की कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी इसके अंदर पाई जाती है। ये सब इसके पर्याय हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया क्या? आवाज आ रही है मेरी कमलेश? ठीक है, तो अब हम लोग पारद का ग्राही लक्षण देखेंगे कि जो ग्रहण करने योग्य पारद है, जो सेवन करने योग्य पारद है, जो धारण करने योग्य पारद है, वो कैसा होता है। तो लिखा है, जिस पारद का अंतः भाग नीला, मतलब अंदर वाला पार्ट ब्लूइश सा दिखेगा,
आभा वाला, ठीक है। एग्जैक्टली पूरा ब्लू नहीं होगा, हल्का ब्लूइश सा उसमें हमें शाइन दिखेगी, ब्लूइश सी हल्की। तथा बाहरी भाग उज्जवल वर्ण का हो, कि एकदम ब्राइट सा हो बाहर का कलर। तथा मध्य में सूर्य जैसा तेजस्वी और चमकदार हो, मतलब बीच में सूर्य के जैसा तेज वाला वो होना चाहिए, उसका बीच का जो कलर है वो हल्का सूर्य के जैसा होना चाहिए। वह पारद शुद्ध जाना जाता है तथा ग्राही जाना जाता है, ठीक है। ग्रहण करने योग्य वो पारद है जिसका अंतः भाग नील वर्ण की आभा वाला हो। आप नील वर्ण नहीं लिखेंगे, नील वर्ण की आभा, पूरा कंप्लीटली ब्लू नहीं होता है, ब्लूइश सी वहां पे चमक रहती है, ऐसा। तो जिसका ऐसा पारद जिसका भीतरी भाग नीले वर्ण का होता है, बाहरी भाग एकदम उज्जवल ब्राइट वर्ण का होता है, मध्यम भाग जिसका सूर्य के तेज जैसा होता है प्लस चमकदार होता है सूर्य के जैसा ही, ऐसा जो पारद है वो शुद्ध तथा ग्राही जाना जाता है, उसको ग्रहण करने योग्य जाना जाता है। समझ आया क्या ये? इसका भी श्लोक इम्पोर्टेंट है कि एक्चुअली ये पारद के ग्राही लक्षण 5 नंबर में पूछ सकता है शायद, या 2-3 नंबर में। ये वैसे ये अकेले में अभी आ रही है क्या? ठीक है, पहले से अभी ठीक है क्या पहले से? झुमुक ठीक है। तो मैं ये कह रही थी कि जो ये पारद का लक्षण है ये वैसे 2-3 नंबर का टॉपिक है, लेकिन ये अगर किसी के साथ में भी पूछ सकता है कि जैसे पारद के पर्याय लिखो, पारद के प्रकार लिखो, प्लस पारद का ग्राही रूप लिखो। तो यहाँ पे हमको आप पूरे रसशास्त्र में मत याद कीजिए श्लोक, लेकिन पारद में तो आप श्लोक याद करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसका श्लोक भी याद करना है कि अंतः सुनीलो बाहरी उज्ज्वलो यो मध्यम सूर्य प्रतिम प्रकाश, मतलब बाहर से नीली आभा, सॉरी अंदर से नीली आभा, अंतभाग यानी अंदर से नीली आभा, बाही उज्ज्वलो बाहर से उज्ज्वल, बाहर से ब्राइट, तथा मध्य से सूर्य के प्रकाश वाला जो पारद है वो ग्राही रूप में जाना जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे पारद की थोड़ी सी इंट्रोडक्शन से रिलेटेड बातें ये लिखी हुई है, तो इसको कुछ पॉइंट यहाँ पे ऐड कर लीजिए। कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, इसको काट देना है, कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, सीधे हम मरकरी के यहाँ पे आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप थोड़ा चीज ऐड करिए कि संस्कृत में जो इसका नाम होता है वो पारद होता है। पारद लिख के लास्ट में हालांकि वो 2 डॉट लगा दीजिएगा। संस्कृत में पारद कहते हैं, हिंदी में पारा कहते हैं। लिखिए ये सारे नाम, इसके नेम ऑफ मेटल में सिर्फ पारद मरकरी लिख के छोड़ दिए, तो इसके 4 इसकी 4 एरोज हम निकालेंगे तो लिखेंगे संस्कृत में पारदः, हिंदी में पारा, अंग्रेजी में मरकरी और लैटिन में हाइड्रा आर्जियम। लिख लिया? ये 4 चीजें आपको लिखनी है, संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी और लैटिन। लिख लिया क्या? ठीक है। ये जो साइंटिफिक नेम लिखा है यहाँ पे ये वाला पॉइंट आपको नहीं लिखना है। फिर सिंबल ध्यान रखना है कि Hg होता है। एटॉमिक वेट 80, सॉरी एटॉमिक नंबर 80, वेट 200, बॉइलिंग पॉइंट 357 डिग्री सेल्सियस, ये सब इम्पोर्टेंट है, याद करना है। हाँ सेम है। उसके अलावा मेल्टिंग पॉइंट 38 पॉइंट, ये एक्चुअली यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, इसको करेक्ट कर लेना। मेल्टिंग पॉइंट -35.87 डिग्री सेल्सियस होता है, तभी हमेशा ये लिक्विड फॉर्म में ही हमको मिलता है, ठीक है। हाथ में रखते ही पिघल जाता है ये। मेल्टिंग पॉइंट -35.87 डिग्री सेल्सियस।
वो पिघला हुआ ही रहता है नॉर्मली, क्योंकि ये माइनस में लिखा हुआ है बुक में भी। इवन आप चेक करोगे तो माइनस में, एक बार चेक कर लो। मेरे को तो यही याद है, मैंने तो यही याद किया था। वो मीना वाली बुक है किसी के पास? क्या नाम है उसका? मीना वाली बुक है क्या किसी पे? रुक जाओ, मैं चल, हाँ उसमें देख लो कि क्या लिखा है इसका मेल्टिंग पॉइंट और वो। और कमलेश आप उसमें देख लो, ये कौन सी चंद्रभूषण झा वाली में भी देख लो। मीना वाली में तो मेरे को यही याद है कि यही लिखा हुआ था, माइनस में दिया हुआ है, कम होता है इसका बहुत ही मेल्टिंग पॉइंट। ये तो शायद इनकी मिस्टेक है इसमें। हाँ भाई, तो हाँ इसे याद करना है, ये इम्पोर्टेंट होता है। पारद का इंट्रो वगैरह ये सब आ जाती है चीजें, तो हमें सभी, अगर पारद पूरा का पूरा आपसे कुछ एक दो टॉपिक उठा के पूछ लिया तो भी हमें पारद का इंट्रोडक्शन तो देना ही पड़ता है, ये सारी चीजें वहां पे लिखनी ही पड़ती है। तो इसका मेल्टिंग पॉइंट आप लिखिए -35.87 डिग्री सेल्सियस, और फ्रीजिंग पॉइंट लिखिए -36.00 का -36 डिग्री सेल्सियस, ऐसा इसका फ्रीजिंग पॉइंट है। फ्रीजिंग मेल्टिंग सभी कुछ बहुत ही कम रहता है इसका। उसके अलावा ये बॉइलिंग पॉइंट इसका यही दिया हुआ है क्या? एक बार चेक करना बुक में, ये भी शायद गलत है, ऐसा पता नहीं लग रहा है, यही दिया हुआ है। ओके, तो फिर याद कर लो, कुछ ही नहीं कर सकते। उसके अलावा इसकी एक रिलेटिव डेंसिटी भी लिख लेना, आक्षेपिक घनत्व इसको कहते हैं हिंदी में। रिलेटिव डेंसिटी 12.59, रिलेटिव डेंसिटी 12.59। स्पेसिफिक ग्रेविटी, रिलेटिव डेंसिटी को आपेक्षिक घनत्व कहते हैं, और स्पेसिफिक ग्रेविटी को आप लिखिए विशिष्ट गुरुत्व। स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है विशिष्ट गुरुत्व, तो 13.56 होती है ये। और वैलेंसीज की 2 लिख लीजिएगा। ये कुछ पॉइंट है जो कि ध्यान रखने हैं। उसके अलावा अब इसकी थोड़ी रिएक्टिविटी के पॉइंट्स दिए हुए हैं, ये केमिस्ट्री वाली बातें रटने की है लेकिन पढ़नी पड़ेगी फिर भी। यहां तक लिख लिया इसके बारे में। अब इसकी रिएक्टिविटी देखेंगे कि इट टार्निशेस इन द एयर कंटेनिंग हाइड्रोजन सल्फाइड, मतलब हाइड्रोजन सल्फाइड वाली एयर में रखेंगे तो इसका रंग चेंज हो जाएगा ऐसा कुछ, या हाइड्रोजन सल्फाइड वाली एयर क्या हाइड्रोजन सल्फाइड की प्रेजेंस में रखेंगे तो इसका जो कलर है वो चेंज हो जाएगा, टार्निश हो जाएगा, ठीक है, डिस्कलरेशन इसमें होगा। मर्करी डज नॉट रिएक्ट विद हॉट एंड कंसंट्रेटेड HCl, रटने वाली बात है, मरकरी कभी इसके साथ हॉट एंड कंसंट्रेटेड HCl के साथ रिएक्ट नहीं करेगी। Mercury reacts with concentrated H2SO4 to prepare mercuric sulfate with evolution of SO2, ठीक है। तो मरकरी की जब रिएक्शन होती है कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ तो बनता है मर्क्यूरिक सल्फेट और प्लस SO2, ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड बनता है, ये भी याद करने वाला है। उसके अलावा मरकरी रिएक्ट्स विद कोल्ड एंड डाइल्यूट HNO3 टू फॉर्म मर्क्यूरस नाइट्रेट एंड विद हॉट एंड कंसंट्रेटेड HNO3 टू मर्क्यूरिक नाइट्रेट। मर्क्यूरस और मर्क्यूरिक अलग अलग है, ध्यान रखना ये। उसके बाद ये मरकरी के कुछ एमलगम्स बनते हैं। एमलगम्स एक्चुअली क्या होता है कि अलग अलग मेटल्स के कॉम्बिनेशन के अलग अलग मेटल साथ में जुड़ते हैं तो वो एमलगम कहलाता है, इस तरीके का, जैसे गोल्ड है, सिल्वर है, ये। उसके अलावा ये एक्सेप्शन कुछ याद नहीं करना है। ये एमलगम्स आप नहीं ध्यान रखेंगे तो ये रिएक्टिविटी के पॉइंट्स ध्यान रखिएगा, ठीक है, एमलगम वाला पॉइंट छोड़ दीजिए, इतने ध्यान रखिएगा, 4 रिएक्टिविटी के प्लस वो ऊपर वाले सारे पॉइंट्स, ये इसका यहाँ तक रहता है। अब बात आती है मरकरी दो
रूप में मिलता है। एक तो नेचुरल है और एक आर्टिफिशियल सोर्सेज ऑफ मरकरी हम यहाँ पे देखेंगे। तो सबसे पहले जो रहता है ये मुक्त मरकरी रहता है या मुक्त स्वरूप इसको कहते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये फ्री और नेटिव मरकरी भी बोला है इसको। तो एक्चुअली मुक्त स्वरूप में क्या होता है कि जो पारद होता है वो स्वतंत्र रूप में एक्चुअली अकेले से पिघला हुआ मिलता है। तो आप इसको ऐसे कह सकते हैं कि इस अवस्था में पारद स्वतंत्र द्रव स्वरूप में पिघली हुई चांदी सदृश मिलता है, ऐसी इसकी उपमा दी गई है। तो आप लिख लीजिए, मुक्त स्वरूप में लिखिए, मुक्त स्वरूप जो फ्री स्टेट में ये मिलता है। एक्चुअली उन्होंने नेचुरल और आर्टिफिशियल हेडिंग तो डाल दी है, चलो कोई नहीं, कर लेंगे। लिख लो मुक्त स्वरूप कैसा होता है पारद का, कि जब वो फ्री स्टेट में मिलता है तो कैसा मिलता है। लिखो, इस अवस्था में पारद स्वतंत्र द्रव, द्रव यानी वो लिक्विड वाला, द्रव्य वाला नहीं, द्रव। इस अवस्था में पारद स्वतंत्र द्रव स्वरूप में पिघली हुई चांदी सदृश मिलता है, चांदी के जैसा मिलता है। तो इस अवस्था में पारद स्वतंत्र द्रव स्वरूप में पिघली हुई चांदी सदृश मिलता है। लिख लिया ये? ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ यौगिक रूप, ठीक है। यौगिक रूप का मतलब ये होता है कि ओर्स वगैरह में से कैसे हमको प्राप्त हो रहा है। लिखा भी है कि मरकरी इन द फॉर्म्स ऑफ ओर, ठीक है। मतलब बेसिकली यौगिक रूप का मतलब ये है कि जैसे मुक्त रूप में पारद हमको अकेला मिल रहा था, किसी और मेटल के साथ मिक्स में नहीं मिल रहा था, लेकिन यौगिक में क्या होता है कि पारद दूसरी मेटल्स के साथ मिक्स होके हमको मिलता है, ठीक है। इसको लिख लीजिएगा कि से गंधक यानी कि सल्फर है, क्लोरीन है, इस तरीके के आदि जो धातु या आदि जो मेटल्स होते हैं उनके साथ मिक्स फॉर्म में हमें मिलता है ये ओर से। ये होता है इसका मतलब यौगिक स्वरूप का। इसको लिख लीजिए। अब यहाँ पे लिख लिया क्या इतना? अब यहाँ पे हमें ये पारद की ओर पढ़नी होती है, ठीक है। तो सबसे पहले एक है हिंगुल। हिंगुल पारद की ओर HGS मेजर ऑफ ओर ऑफ मरकरी है ये, ठीक है। इसमें लिख लो कि 70 to 75% पारद प्रेजेंट रहता है। बाकी जो सल्फर है वो तो है ही, लेकिन पारद बहुत ज्यादा अमाउंट में मिलता है। लिख लो 70 to 75% पारद प्रेजेंट हिंगुल में। लिख लिया? ये हंसपाद हिंगुल का कोई मतलब नहीं, ये पॉइंट को काट देना, बस यहाँ ध्यान रखना है। हिंगुल एक और होता है पारद का, मरकरी का, जिसमें कि 70 to 75% पारद प्रेजेंट रहता है। और इस ओर की अपीयरेंस कैसी होती है, तो ये जपा पुष्प सदृश होता है। जपा एक फ्लावर होता है, ठीक है, एकदम ब्राइट रेड कलर का एक फ्लावर होता है। तो ये उसके जैसा ब्राइट रेड कलर का, ब्राइट रक्त वर्ण का ये हिंगुल हमको दिखता है, ठीक है। लिख लो अपीयरेंस जपा पुष्प जैसी, मतलब ब्राइट रक्त वर्ण जैसी होती है, ठीक है। रोम्बोहेड्रल क्रिस्टल्स के फॉर्म में रहता है। तो इस पे लिख लेना कि ब्राइट रक्त वर्ण का ये होता है, ये वाला जो ओर होती है इसकी। फिर लिख लिया क्या ये? फिर नेक्स्ट इसका जो ओर है वो हेपेटिक सिनेबार है, दर्द जिसको बोला हुआ है। इसमें यहाँ पे
हिंगुल प्लस शिलाजीत इस ओर में प्रेजेंट है। आपको ये भी ध्यान रखना है कि ओर में, वैसे सब में ही नहीं ध्यान रखना, कुछ कुछ में ध्यान रखना है कि ओर में क्या क्या चीजें मिल रही है। तो ये जो हेपेटिक सिनेबार है इसमें हिंगुल प्लस शिलाजीत ये दो चीजें हमको मिलती है, ठीक है। हिंगुल मिल रहा है मतलब अगेन सल्फर और मरकरी, प्लस यहाँ पे शिलाजीत भी मौजूद रहता है, तो ये हेपेटिक सिनेबार होता है, ठीक है। ये भी एक ओर है मरकरी की। उसके बाद एक रहती है ये मेटा सिनेबार को लिख लो, ये चर्मर ये सब कुछ नहीं लिखा हुआ है बुक में, सीधे लिख लो मेटा सिनेबार ही लिखा हुआ है हिंदी में, ठीक है। तो मेटा सिनेबार में क्या है कि दिस वेराइटी ऑफ हिंगुल इज ऑफ ब्लैक कलर, ये एक तरीके की हिंगुल की वेराइटी है, तो ये ब्लैक कलर की होती है। अच्छा ठीक है। उसके अलावा तो ये है, ये भी एक और है। उसके अलावा एक होता है प्रवालाभ हिंगुल जिसे कोरल और भी कहते हैं। यहाँ पे हिंगुल 2% है, शिलाजीत 5% है, और स्फुरक फॉस्फेट्स ऑफ लाइम 56% है, और बाकी जो बचा हुआ है वो मरकरी। कलर इसका भी व्हाइट होता है, ये बिल्कुल रटने वाली बात है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो और है वो है हमारी देवेंद्र रक्त, इसी को स्टील ओर भी कहते हैं, लिख लेना स्टील ओर। यहाँ पे 75% मरकरी मिलती है इस ओर में, और ये रेड इन कलर होती है। एक हिंगुल में इतनी ज्यादा मिल रही है और एक यहाँ पे भी मिलती है, ठीक है। देवेंद्र जो रक्त है ये जिसे स्टील ओर कहते हैं, यहाँ पे भी हमको 75% तक मरकरी मिलता है। नेक्स्ट जो आता है वो अगेन गिरी सिंदूर आता है, ब्रिक ओर भी इसको कहते हैं। गिरी सिंदूर को लिख लो ब्लैक ओर। यहाँ पे क्या रहता है कि रेड ऑक्साइड ऑफ मरकरी, इट कंटेन 68% ऑफ मरकरी। सिंपल, इसमें कुछ समझाने जैसे नहीं है। फिर कैलोमेल, इसमें होता है मरकरी प्लस सल्फर, और इसका फॉर्मूला होता है Hg2Cl2। ये फॉर्मूला यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। एक्चुअली सल्फर नहीं होता है, यहाँ पे क्लोरीन होता है, इसे काटो। फॉर्मूला ये बता रहे सल्फर कहाँ से डालेंगे, छुपा पड़ा है क्या मरकरी के। लिखो कि ये यहाँ पे क्या होता है, कैलोमेल में जो है मरकरी प्लस क्लोरीन प्रेजेंट रहता है, और इसका फॉर्मूला होता है Hg2Cl2। ये भी एक तरीके का और है। देन आता है सिल्वर अमेलगम, सिल्वर और मरकरी का कॉम्बिनेशन है ये। फिर आता है लिविंगस्टोनाइट। लिविंगस्टोनाइट का बस फॉर्मूला ही काफी है कि ये सब चीजें इसमें मौजूद रहती है, लिख लो। एंटीमनी है, एंटीमनी सल्फर और दिख रहा है ये मरकरी, बस ये तीन चीजें इसमें मेनली प्रेजेंट रहती है लिविंगस्टोनाइट में। फिर आता है मेट्योराइट, मरकरी प्लस ऑक्सीजन HgO का जो कॉम्बिनेशन है वो, ये बेसिकली और है, इसको याद करना है। फिर पारद की उत्पत्ति, इसके लिए ये पारद की उत्पत्ति पूछा नहीं जाता है, एक मिनट रुक जाओ। ये है कि ये वॉल्केनोस वगैरह के आसपास पाया जाता है, तो एक बार इसकी रीडिंग कर लेते हैं कि वैज्ञानिकों के मत से ज्वालामुखी के फटने से उसमें गर्म द्रव पदार्थ निकलता है, कि भाई है कि जब वॉल्केनो फटेगा तो उसमें से लावा निकलेगा। इस द्रव पदार्थ के साथ भूगर्भ से पारद और अन्य खनिज द्रव्य भी बाहर निकलते हैं। कि जब ये लावा निकलता है तो इसी के साथ बाहर निकलते हैं ये मरकरी और बाकी भी काफी सारे जो ऐसे मेटल्स है जो अर्थ से मिलते हैं, खनिज द्रव्य। खनिज मतलब ऐसे ही द्रव्य जो कि हमें पृथ्वी से मिल रहे हैं, ठीक है। तो ये जो जब वॉल्केनो फटता है तो ये कह रहा है जब उससे लावा निकलता है तो उसी लावे के साथ ये पारद और अन्य खनिज भी निकलते हैं वहां से। भूगर्भ में जड़ एवं चेतन द्रव्यों में संघर्ष होता है, संघर्ष से ऊष्मा बढ़ती है तथा ज्वालामुखी के रूप में अग्नि। ये सब बेकार की बात है कि ज्वालामुखी फटता कैसे, तो ये कह रहे हैं लिविंग और नॉन लिविंग चीजों के बीच में, वहां नीचे धरती के नीचे उनके बीच में संघर्ष चलता रहता है, उनके बीच में आपस में लड़ाई वड़ाई होती रहती है। इसकी वजह से क्या होती है, ऊष्मा बढ़ती है और फिर ज्वालामुखी फट जाता है, फिर बाहर निकलता है, वो सारे द्रव्य भी बाहर निकल जाते हैं। ऐसा सब इन्होंने ज्वालामुखी की कहानी लिखी हुई है,
कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, एक बार रीड कर लेना इसको बस, ठीक है। उसके अलावा एक चीज यहाँ पे इन्होंने बता रखी है कि ज्वालामुखी फटने के बाद धुआं एवं गैस बाहर निकलती है, अंत में ज्वाला निकलता है, ठीक है। पहले धुआं निकलेगा, फिर गैस, फिर ज्वाला। फिर लिखा है जब आग्नेय और पाषाण पदार्थ क्रमशः ठंडे होने लगते हैं तब उसमें उड़नशील खनिज पदार्थ गर्म जल में मिलकर वाष्प रूप में उड़ते हैं। बेसिकली ये है कि जो वॉलेटाइल सब्सटेंस है या कोई ऐसे वॉलेटाइल मेटल्स है जो कि उड़ सकते हैं वहां पे, ये गर्मी से, क्योंकि लावा इतना ज्यादा है तो वहां पे बहुत ज्यादा टेम्परेचर रहेगा, तो जो हाई टेम्परेचर पे उड़ सकते हैं वो तो उड़ जाते हैं, इसे ऐसे बोला है। उसके अलावा बाकी क्या ये कहते हैं कि इसमें नीचे ग्रेनाइट आग्नेय पाषाण, इसके ऊपरी परत में एक और पारद तुलमलीन पुखराज वंग आदि दूसरी ओर वजनदार धातुएं, मतलब बेसिकली ये बोला है कि एक साइड ऐसी हल्की हल्की धातुएं मिलेंगी वो लावे के और एक साइड भारी मिलेंगी बस, और ये कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है मेन। अगर ये टॉपिक वैसे कभी आएगा नहीं, लेकिन अगर जैसे पारद का आ गया है तो आपके पास कंटेंट कम पड़ रहा है तो आप पारद की उत्पत्ति में लिख सकते हैं कि ज्वालामुखी के फटने से बाहर निकलता है, ऐसा माना जाता है, ये सब थोड़ा बना के से लिख सकते हैं, ठीक है। अब आती है इंपॉर्टेंट एक बात जो कि है पारद के दोष। अब पारद के दोष या कह लीजिए इम्प्योरिटीज ऑफ पारद कह लीजिए, यहाँ पे 3 तरीके के मेन होते हैं, नैसर्गिक, यौगिक और औपाधिक, ठीक है। औपाधिक दोषों को एक कंचुक दोष भी कहते हैं। 3 मेन तरीके की इम्प्योरिटीज, 3 मेन तरीके के दोष पारद में पाए जाते हैं, नैसर्गिक, यौगिक और औपाधिक, ठीक है। तो नैसर्गिक का मतलब होता है नेचुरल दोष, ठीक है, जो मतलब हमने नेचुरली पारद ऑब्टेन किया, उसमें नेचुरली जो चीज प्रेजेंट है वो है नैसर्गिक दोष, ठीक है। ये भी 3 तरीके के होते हैं। यौगिक दोष का मतलब होता है कि जो शॉपकीपर्स वगैरह कुछ इम्प्योरिटीज पारद में मिला देते हैं ताकि उनको फायदा हो, वो होता है यौगिक दोष, ठीक है। ये 2 तरीके के होते हैं, नाग और वंग इसको मिलाते हैं, पढ़ेंगे। फिर औपाधिक दोष क्या होता है कि जब माइनिंग वगैरह चल रही होती है पारद की तो उस टाइम पे अलग अलग मेटल्स वगैरह के कांटेक्ट में, अलग अलग मशीन्स में वो कांटेक्ट में आता है माइनिंग के दौरान, तो वहां पे क्या है कुछ ना कुछ इम्प्योरिटीज उस टाइम पे भी इसमें आ जाती है, तो वो होती है औपाधिक दोष या कंचुक दोष। समझ में आ गया ये? अब देखो एक एक करके पढ़ेंगे। नैसर्गिक दोष, ठीक है, मतलब कि नेचुरली जो मिलते हैं वो, एक मिनट, ठीक है। जो नैसर्गिक दोष होते हैं, ये नैसर्गिक जो दोष होते हैं वो नेचुरल इम्प्योरिटीज होती है। तो क्या लिखा है, भूगर्भ से प्राप्त होना तथा स्वगर्भ से अन्य धातुओं में लीन होने के विशिष्ट स्वभाव के कारण भूगर्भ से, ये सारी वही कहानी, इसकी डेफिनेशन बेसिकली लिखी है कि जो नेचुरली अकरिंग इम्प्योरिटीज होती है पारद में वो नैसर्गिक है, कि भूगर्भ से प्राप्त होना तथा स्वगर्भ में अन्य धातुओं को लीन कर लेने के विशिष्ट स्वाभाविक गुण के कारण भूगर्भ में स्थित धातुओं, बेसिकली क्या है कि ये जैसे जहां पे भी जमीन के नीचे हमको पारद मिल रहा है, तो अब ऐसा तो नहीं है कि वहां पे कोई और मेटल नहीं मिलेंगे, बस पारद का इलाका है तो पारद ही पड़ा हुआ होगा और कोई मेटल नहीं होगा, ऐसा तो है नहीं। दूसरे भी मेटल्स वहां पे मौजूद रहते हैं, प्लस वो जमीन के नीचे तो कुछ ना कुछ इम्प्योरिटीज सॉइल वगैरह से भी उसमें आ ही रही होगी, तो ये जो सॉइल वगैरह से जो इम्प्योरिटीज आ रही है और उसके आसपास में मौजूद जो मेटल्स है उनकी वजह से, क्योंकि पारद के पास प्रॉपर्टी होती है वो दूसरों के गुणों को ग्रहण कर लेता है, अगर वो गुणों को ग्रहण कर सकता है तो वो इम्प्योरिटी को भी ग्रहण कर सकता है दूसरों की, ठीक है। तो क्या होता है कि ये पारद एक तो मिट्टी वगैरह के जो भी इम्प्योरिटीज है उनसे, प्लस ये इनके इसके पारद के आस पड़ोस में जो कुछ भी मेटल्स मौजूद है उन सभी की ये इम्प्योरिटीज को खुद में लीन कर लेता है, खुद में इनटेक कर लेता है, और ये जो टोटल पूरी होती है ये नैसर्गिक दोष होते हैं, ठीक है। ये नेचुरल इम्प्योरिटीज होती है पारद की, ये 3 तरीके की होती है, विष, वाही और मल, ठीक है। विष, वाही और मल ये 3 तरीके की होती है। इसके आगे कुछ लिखा है नहीं, देखो आस पड़ोस में अगर कभी विष मौजूद है, इसके कोई भी पॉइजनस सब्सटेंस है तो उसकी भी प्रॉपर्टी ये ग्रहण कर लेगा।
तो अगर इसने विष की प्रॉपर्टी ग्रहण कर ली और हमने बिना इसके प्योरीफाई किए इसको एज इट इज खा लिया और उसमें विष हुआ तो हमारा ये मारण करेगा, ठीक है, हमारी मृत्यु हो जाएगी। वही ये भी एक तरीके की प्रॉपर्टी होती है, एक तरीके की इम्प्योरिटी होती है जिससे टेम्परेचर राइज कर जाता है बॉडी का, ठीक है। तो अगर ये ऐसी इम्प्योरिटी वाला पारद हमने ग्रहण कर लिया बिना शुद्ध किए तो उससे हमें संताप हो जाएगा, ठीक है, मतलब हमारा बॉडी टेम्परेचर राइज कर जाएगा। और मल वाला अगर कोई पारद हमने इनटेक कर लिया तो उससे मूर्छा आएगी, उससे बेहोशी हो जाएगी, ऐसा कुछ, ये नैसर्गिक दोष रहते हैं। अब यौगिक दोष की बात, यौगिक दोष मतलब ऐसे दोष होते हैं जो कि शॉपकीपर्स अपने फायदे के लिए मरकरी में चीजें ऐड करवा देता है, ठीक है। अब देखो जो ये शॉपकीपर्स होते हैं ना, ये मेनली दो चीजें ऐड करवाते हैं, या देखो दो चीजें ऐसी होती है जो मरकरी के जैसे दिखती हैं। एक तो ये होता है नाग, जिसको लेड कहते हैं, लिख लो, नाग मतलब लेड, पीबी, नाग मतलब लेड। और सेकंड रहता है वंग, टिन, एसिड। ये दो ऐसे मेटल्स रहते हैं एक्चुअली कि जो मरकरी के जैसे दिखते हैं। तो ये शॉपकीपर्स क्या करते हैं, या तो वो लेड मिला देंगे या वो टिन मिला देंगे मरकरी में, और मरकरी का इससे वेट बढ़ जाएगा और उनको यहाँ पे फायदा होगा, ठीक है। तो क्या है यौगिक दोष में, ये लिख लिया ना, नाग मतलब लेड, वंग मतलब टिन, लिख लिया कमलेश, ठीक है। अब देखो पारद में पारद से अल्प मूल्य वाले द्रव, अल्प मूल्य वाले द्रव्य मतलब कि मरकरी तो महंगा है, अब ये क्या लेड है और टिन है, ये कंपेरेटिवली बहुत ही सस्ता होता है मरकरी से, ठीक है। तो ये कहते हैं कि पारद में जब कभी भी पारद से सस्ते कोई मेटल्स, अल्प मूल्य वाले मेटल्स को, जैसे कि नाग है, लेड है, वंग है, टिन है, ठीक है, एवं यशद जो आशा, या देखो या तो हमने उसमें लेड मिला दिया या हमने उसमें टिन मिला दिया, कोई भी ऐसा मेटल मिला दिया जो कि पारद के जैसे दिख रहा है और बहुत इजीली अवेलेबल है, प्लस बहुत चीप है, ठीक है। यशद जो आसानी से पारद में मिल जाता है, मतलब कि बहुत इजीली अवेलेबल होता है, प्लस पारद में भी इजीली, देखो पारद में तो सभी कुछ मिक्स हो जाएगा क्योंकि पारद के पास स्पेशल प्रॉपर्टी होती है, वो सभी के गुणों को, सारी प्रॉपर्टीज को, सबको अपने आप में इंटेक कर सकता है, तो वो मेटल्स भी मिल जाती है उसमें। तो ये है कि हम लोग क्या करेंगे, पारद के जैसे दिखने वाली किंतु सस्ती जो वस्तुएं होती है, सस्ते जो मेटल्स होते हैं उसको पारद में मिला देते हैं हम लोग नहीं, शॉपकीपर्स। ऐसी धातुओं को व्यापारी लोग पारद में मिलाकर अधिक धन प्राप्ति हेतु बेचते हैं और इसे यौगिक अथवा व्यापारिक दोष कहते हैं, ठीक है। यौगिक का दूसरा नाम है व्यापारिक दोष। तो यौगिक दोष में क्या होता है कि जो शॉपकीपर्स होते हैं, नाग, वंग या कोई भी ऐसी मेटल जो कि सस्ती है प्लस पारद के जैसी दिखती है, उसको पारद में मिला के, उसको मरकरी में मिला के बेचते हैं जिससे उनको फायदा हो। मेन जो मेटल्स की बात की जाती है यौगिक दोष में, वो दो तरीके के मेटल्स की बात की जाती है, एक होता है नाग जिसका मतलब होता है लेड, और वंग जिसका मतलब क्या होता है टिन, ठीक है। अब ऐसा है कि इन्होंने बताया अगर हम लोग ये जाडाई लिखा हुआ है ना, इसको करेक्ट करके जड़ता लिख लो, ठीक है, जड़ता। अब ऐसा होता है कि जो ये नाग है यानी कि जो ये लेड है, इसको अगर ये पारद में मिला हुआ है और अगेन हमने इसको बिना शुद्ध किए इसका ग्रहण कर लिया, या ऐसा पारद हमने खा लिया जिसमें कि लेड मौजूद है, ठीक है, नाग मौजूद है, तो हमें क्या होगी, जड़ता होगी। जड़ता मतलब स्टिफनेस आएगी बॉडी में। आधमान होगा मतलब ये एक तरीके का जीआई ट्रैक का डिसऑर्डर होता है जिसमें कि पेट में हवा भर जाती है, ब्लॉटिंग टाइप सिचुएशन, ठीक है। इस तरीके की दिक्कतें हमें मिलेंगी अगर हमने ऐसे पारद का सेवन कर लिया जिसमें कि लेड मौजूद है। एक तो जड़ता प्लस दूसरा आत्मान। फिर सेकंड आता है वंग की बात की, अगर ऐसा हमने पारद ग्रहण कर लिया जिसमें टिन मौजूद है तो हमको कुष्ठ, लेप्रोसी नाम का एक रोग हो जाएगा। क्या यहाँ तक समझ में आ गया है? ठीक है। नेक्स्ट अब आते हैं औपाधिक दोष। औपाधिक दोष मतलब ऐसे दोष की जो माइनिंग वगैरह का जो काम चल रहा है पारद का, या कोई मशीन वगैरह में हम इसके कुछ अलग मेडिसिनल पर्पस के लिए काम करें, या कुछ भी माइनिंग वगैरह रिलेटेड से जो भी काम चल रहा है, तो उस टाइम पे क्या है, अलग अलग मशीन वगैरह के कॉन्टेक्ट में आती है, तो क्या है वहां पे भी कुछ ना कुछ इम्प्योरिटीज, कुछ ना कुछ मेटल्स मौजूद रहे होंगे, तो वो क्या करता है कि पारद के ऊपर एक लेयर टाइप बना लेते हैं, कवर जैसा।
तो ये जो औपाधिक दोष होते हैं ये आवरण होते हैं। आवरण का मतलब ही होता है कवर, ठीक है। तो ये कवर की तरह पारद के ऊपर चढ़ जाते हैं, तो ये होते हैं औपाधिक दोष। तो लिख लो, मतलब सुनो कि क्या है। दोषों के कारण पारद पर एक प्रकार, किसी को कुछ पूछना है क्या? ओके। तो क्या दोषों के कारण पारद पर एक प्रकार का आवरण सा प्रतीत होता है। यह आवरण पारद की ऊपरी सतह को आवृत किया रहता है, मतलब पारद की आउटर कवरिंग बन के बैठा रहता है। इस आवरण को ही औपाधिक या कंचुक दोष कहते हैं, ठीक है। ये जो कवरिंग फॉर्म में जो भी इम्प्योरिटीज प्रेजेंट रहती है पारद में, वो औपाधिक या कंचुक दोष कहलाती है। ये अगेन 5 टाइप्स की होती है। एक्चुअली ये कहते तो है कि कंचुक और औपाधिक सेम ही होता है, और होता भी सेम है, बट ऐसा है कि आचार्यों ने कंचुक दोष के लिए भी कुछ मान रखे हैं अलग, और औपाधिक दोष भी माने हुए। चलो मैं अभी से बताऊंगी। देखो, जो टोटल औपाधिक दोष होते हैं वो 7 होते हैं, ठीक है। मैंने पहले बताया था वहां पे। अब देखो यहाँ पे 5 दिए हुए, फिर इसी के इसी को फर्दर डिवाइड करके इन्होंने टोटल हमें बता दिया कि ये 7 होते हैं। देखो, सबसे पहले भूमिजा, ठीक है। अगर कभी मिट्टी के कांटेक्ट में आया तो ये भूमिजा, मतलब मिट्टी की वजह से जो कवरिंग बनी वो। या तो आप इसे औपाधिक दोषों को माइनिंग वगैरह की टर्म्स में मानो, या आप सिंपली ऐसे मान लो कि ऐसा कोई भी इम्प्योरिटी जो पारद में पूरी उसके अंदर प्रॉपर्ली घुल के नहीं मौजूद है, वो एक कवरिंग टाइप बना के बैठी हुई कोई अगर इम्प्योरिटी है तो वो औपाधिक, ऐसे आप रिलेट करो। कोई बोला क्या कुछ अभी? ठीक है। तो भूमिजा में आप लिखिए कि मिट्टी की जब कवरिंग बनेगी, मिट्टी जब इसको कवर कर ले तो भूमिजा मतलब मिट्टी, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि इसके भूमिजा के जस्टिफिकेशन में ऐसा पॉइंट हमें देखने के लिए मिलता है कि जैसे ये मिट्टी है कि ये हमको भूगर्भ से मिलती है, जमीन के अंदर से मिलती है, तो इस वजह से मिट्टी की इम्प्योरिटी या मिट्टी एक लेयर तरीके से बना लेती है इसमें, ऐसा कि अरे कोई सामान में अगर मिट्टी में गिर जाए तो उस पर धूल मिट्टी चढ़ जाती है, कुछ इसी तरीके से ये पारद वाला भूमिजा का केस है, ठीक है। तो अगर भूमिजा वाला, अगर हमने भूमिजा इम्प्योरिटी वाला अगर हमने पारद ग्रहण किया तो कुष्ठ हो जाएगा, लेप्रेसी हो जाएगा, ठीक है। 1122 क्या लिखा है ये मैं अभी बताती हूँ, अभी सिर्फ इतना ध्यान। सेकंड जो है वो है गिरिजा की पाषाणों के कांटेक्ट में आने से, पत्थरों के कांटेक्ट में आने से अगर किसी तरीके का दोष पारद में बनेगा, किसी तरीके की कवरिंग पारद में बनेगी तो वो गिरिजा। इससे हमको आएगी जड़ता, इससे हमको मिलेगी स्टिफनेस। तो गिरिजा में लिख लेना कि स्टोन्स के कांटेक्ट में, पत्थरों के कांटेक्ट में या पाषाण के कांटेक्ट में आने से। लिख लिया? हाँ, सेम नहीं लेना है, ठीक है। लिख लिया? फिर नेक्स्ट आता है वारिज। तो वारिज का मतलब होता है जल, ठीक है। तो जल के कांटेक्ट में आने से अगर किसी तरीके की कवरिंग टाइप इम्प्योरिटी पारद में बनेगी तो वो वारिजा औपाधिक दोष होगा। तो ये इसका लिख लीजिए, जल होता है यहाँ पे, जल के कांटेक्ट में आने से। तो ये वात संघात, संघात मतलब नाश करना, तो वात का नाश यानी वातज रोगों में इसका प्रयोग किया जाता है, ऐसा भी लिख लीजिए वारिज में। क्या? नाश, नाश, संघात मतलब नाश, वात, ओ सॉरी, हाँ, वात विकार उत्पन्न होंगे। ये एक्चुअली वात संघात लिखा हुआ है ना, इसलिए मेरा दिमाग हट गया। तो ये वात संघात को काट के वात विकार कर लीजिए, सॉरी मेरा ध्यान नहीं था यहाँ पे। वात संघात काट के इसको करेक्ट करेंगे वात विकार में, कि वारिज जो औपाधिक दोष से युक्त पारद होगा, अगर इसका सेवन करेंगे तो वातज रोग हो जाएंगे, ऐसा। वात विकार, वात संघात को काट के वात विकार करिए इसे, ठीक है। फिर है
नेक्स्ट नागज और वंगज की। नाग के कांटेक्ट में आने से जो कवरिंग बनी वो नागज, और वंग के कांटेक्ट में आने से जो कवरिंग बनी वो वंगज। ठीक है, और इन दोनों से ही त्रिदोषों का प्रकोप होता है ऐसा। तो औपाधिक दोष यहाँ पे इन्होंने 5 टाइप्स के बताए, भूमिजा, गिरिजा, बारिज, नागज, वंगज। अगर मिट्टी के कांटेक्ट में आने की वजह से कवरिंग बन रही है तो भूमिजा, इससे उत्पन्न होगा कुष्ठ रोग। पत्थर या पाषाण के कांटेक्ट में आने से कवरिंग बन रही है पारद पे इम्प्योरिटी की, तो वो गिरिजा, इससे स्टिफनेस उत्पन्न होगी, जड़ता उत्पन्न होगी। थर्ड होता है बारिज, जल के कांटेक्ट में आने की वजह से किसी तरीके की कवरिंग बन रही है इस पे मरकरी पे इम्प्योरिटी की, तो उससे उत्पन्न होंगे वात विकार, ठीक है, वातज रोग। फिर नागज का मतलब होता है कि नाग के कांटेक्ट में आने की वजह से, यानी कि लेड के कांटेक्ट में आने की वजह से, और वंगज का मतलब होता है टिन के कांटेक्ट में आने की वजह से। तो इन दोनों से ही त्रिदोषों का प्रकोप होता है, और त्रिदोषज रोग हमको देखने के लिए मिलेंगे। अब इन्होंने औपाधिक के अंदर ही कैटेगराइज करके कंचुक को डाला हुआ है कि कैसे। देखो, कंचुक जो है इन्होंने कहा है कि परपटी, पाटनी, भेदी, द्रावी, मलकारी, अंधकारी और द्राक्षी, ये इन्होंने 7 इन्होंने यहाँ पे कंचुक दोष माने। इन्होंने कंचुक दोष को कहा है कि ये सब इन्हीं के अंदर इंक्लूडेड है, कि परपटी मतलब भूमिजा वाला रोग, पाटनी मतलब गिरिजा वाला रोग, भेदी मतलब वारिजा वाला, ठीक है, द्रावी और मलकारी नागज के अंदर ही आएंगे, और अंधकार और द्राक्षी वंगज के अंदर आएंगे। ये सिर्फ आपके लिए नाम जानना जरूरी है कि इनका डिटेल हमें कहीं दिया नहीं रहता एक्चुअली। एक बार आप बुक में चेक करिए, क्या ये कंचुक दोष के बारे में इन्होंने डिटेल में बता रखा है क्या, कि बस नाम ही नाम दिया है। मेरे को तो नाम का ही ध्यान है कि सिर्फ नाम ही होता है इनका, कुछ डिटेल नहीं है शायद। सप्त कंचुक दोष के बारे में जो मैंने ये बताया कि जो परपटी है ये भूमिज के अंदर आएगा, ठीक है, पाटनी गिरिजा के अंदर, भेदी वारिज के अंदर, द्रावी और मलकारी नागज के, अंधकार और द्राक्षी वंगज के, ठीक है। तो इसके लिए एक्चुअली इनका मतलब क्या है, ये जो दिया हुआ है परपटी पाटनी, ये शरीर में जाके किस तरीके की दिक्कतें उत्पन्न करता है उससे रिलेट करा है। तो देखो, परपटी का मतलब लिख लो कि शरीर की जो चमड़ी होती है वो पपड़ी जैसी हो जाती है, पापड़ जैसी एकदम ड्राई हो जाती है, वो भूमिजा की वजह से लिख लो। क्योंकि ये देखो कुष्ठ रोग हो रहा था ना, तो कुष्ठ रोग में भी, लेप्रेसी में भी क्या होता है कि स्किन टूट के झड़ के गिरने लगती है पापड़ जैसे। अगर आपने कभी कुष्ठ का या लेप्रेसी का पेशेंट देखा हो तो परपटी के लिए आप लिख लीजिए कि शरीर की चमड़ी पापड़ जैसी हो जाती है, शरीर की चमड़ी पपड़ी जैसी, पापड़ मत लिखिए, पपड़ी जैसी हो जाती है, ऐसा लिख लीजिए परपटी के अंदर, ठीक है। पाटनी का आप मतलब लिख लीजिए कि शरीर को फाड़ देता है, शरीर को फाड़ देता है, समझ ये नहीं कि शरीर 2 टुकड़ों में फट के अलग हो गया, मतलब रुक्षता उत्पन्न कर रहा है, स्किन ड्राई हो जा रही है बहुत ज्यादा, इस तरीके की सिचुएशन पापड़ी में, ठीक, सॉरी पाटनी में। तो परपटी में लिखना है शरीर की चमड़ी पपड़ी जैसी हो जाती है, पाटनी का मतलब है शरीर को फाड़ देता है। लिखा क्या, फिर नेक्स्ट लिखेंगे भेदी, मतलब मल का भेदन करता है, मतलब मल का भेदन करता है इन द सेंस कि जिस फॉर्म में मल को नॉर्मली निकलना चाहिए अब वो विकृत फॉर्म में निकलेगा, ऐसा। तो मल में भी विकृति उत्पन्न करने वाला है, ठीक है, मल का भेदन करता है। द्रावी का मतलब लिख दीजिए धातुओं को पिघला देता है, शरीर की धातुओं को पिघला देता है। लिख लिया। फिर लिखेंगे मलकारी का मतलब है कि शरीर में मल को बढ़ा देता है, मलों की वृद्धि, शरीर में मल को बढ़ाता है।
अंधकारी का मतलब है अंधापन, मनुष्य को अंधा कर देता है। और द्राक्षी का मतलब होता है कौवे जैसी कर्कश आवाज, मतलब कौवे की एकदम इरिटेटिंग आवाज होती है तो मनुष्य की भी वैसी इरिटेटिंग आवाज हो जाती है, ऐसा। तो ये सब है बीमारी की टाइप्स, ठीक है, मतलब बीमारी आप कह लीजिए। तो भूमिजा से क्या है, परपटी को रिलेट किया है, पाटनी से गिरिजा को, भेदनी वारिज, और नागज के अंदर द्रावी और मलकारी इन्होंने डाल दिए हैं, और बंगज के अंदर अंधकारी और द्राक्षी। ये इसके पूरे दोष रहते हैं, दोष अपने आप में ही 10-15 नंबर में आ जाता है, तो ये पूरा कंटेंट आपको वहां पे लिख के आना होता है, ठीक है। समझ आ रहा है क्या? ठीक है, तो ये इसके दोषों की कहानी रहती है। अब ये अलग अलग आचार्यों ने कुछ अलग अलग मान रखे, ये भी आप ध्यान रख लीजिए कि आयुर्वेद प्रकाश के अनुसार पारद के 8 दोष माने, जिन्हें महादोष भी कहते हैं पारद के। पारद के महादोष भी इन्हीं को कहा जाता है। ये सबके सब नैसर्गिक होते हैं, ये सबके सब नेचुरली अक्रिक होते हैं, ठीक है। नाग प्रेजेंट है मतलब कि लेड, ठीक है, तो जडज और गलगंड हो जाएगा, यानी कि स्टिफनेस आ जाएगी। गलगंड मतलब एक तरीके का थ्रोट रिलेटेड कुछ डिसऑर्डर है, आप ऐसे समझ लीजिए, ठीक है। उसके अलावा वंग टिन मिला होगा तो कुष्ठ हो जाएगा, लेप्रेसी हो जाएगा, ठीक है। किसी तरीके का मल मिला हुआ होगा तो रुजा पेन होगा। वाही कुछ रहेगा उसमें तो दाह उत्पन्न करेगा। चाप्य रहेगा तो वीर नाशक रहेगा। विष मिला रहेगा तो मृत्यु। गिरी मतलब पत्थर रहेगा तो स्फोट करेगा, मतलब ड्राइनेस उत्पन्न करने वाला, वात विकार। आस अग्नि रहेगी तो मोह उत्पन्न करेगा। ये सारी कुछ मतलब ये है कि बेसिकली आप इसके नाम रट लीजिएगा कि और कौन सी बीमारी करवा रहा है, बस इतना रट लो, ये बहुत है। क्योंकि कभी भी अकेले से पारद के 8 दोष बताओ आयुर्वेद प्रकाश के अनुसार नहीं पूछेगा, वो पारद के दोष पूछेगा तो आपको कंटेंट लिखने के लिए जिस हिसाब से पेपर मतलब जिस मार्क्स में आया होगा उन मार्क्स के हिसाब से आपको कंटेंट लिखना होता है। तो इस वजह से आप ये भी चीज याद करिएगा, इसके नाम और बीमारी, नाम और बीमारी, ठीक है। उसके अलावा अब बात आती है पारद के शोधन की। अब बात आती है पारद के शोधन की, ठीक है। तो शोधन का मतलब होता है कि अब पारद को हम शुद्ध कैसे करें, उसको प्योरीफाई कैसे करें। तो पारद के शोधन के लिए यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग मेथड दिए हुए हैं, 1, 2, 3, 4 जो भी हम यूज कर ले, इतने अलग अलग मेथड दिए हुए हैं। तो इसमें से एक इजी सा मेथड मैं बताती हूँ, आयुर्वेद प्रकाश वाला ही है ये। चलो 2 मेथड हम याद कर लेंगे इसके, एक सेकेंड। ठीक है, एक हमें सामान्य शोधन याद करना है कि नॉर्मली हमें इस तरीके से शुद्ध कर लेना चाहिए। एक बारी हमें सामान्य शोधन भी कर लेना चाहिए, फिर एक बारी हमको विशिष्ट शोधन भी कर लेना चाहिए, ठीक है। तो सामान्य शोधन में आप लिख लीजिए पारद का सामान्य शोधन, अपनी नोटबुक में हेडिंग डालिए और लिखिए वहां पे अशुद्ध पारद प्लस लहसुन प्लस सैंधव नमक। अशुद्ध पारद प्लस लहसुन प्लस सैंधव नमक, इन तीनों को क्या एक करना है, खल्व 1 सप्ताह तक तप्त खल्व में मर्दन, एक तरीके का तप्त खल्व में मर्दन आप समझिए, तप्त मतलब एकदम गर्म करके, उस खल्व को गर्म करके इसको हमें मर्दन करते रहना है 1 सप्ताह तक तप्त खल्व में मर्दन। उसके बाद नीचे आरो लगा के लिखेंगे कांजी प्रक्षालन, मतलब नींबू के स्वर, कांजी का मतलब होता है नींबू, ठीक है, नींबू का रस, इसी नींबू के रस को हम लोग नींबू स्वरस भी कह सकते हैं। तो हमें क्या करना है, कांजी में प्रक्षालन करना है। प्रक्षालन का मतलब होता है धोना, तो कांजी में हमको इसको धो लेना है और इससे हमें ऑब्टेन हो जाएगा शुद्ध पारद। तो हम क्या करेंगे, अशुद्ध पारद लेंगे, उसमें लहसुन मिलाएंगे, उसके बाद उसमें सैंधव नमक मिला देंगे, ठीक है। इन तीनों को
इन तीनों को हम लोग डालेंगे एक तप्त खल्व में, या आप सीधे बस ध्यान रख लीजिएगा कि हम लोग खल्व यंत्र में इसको डालेंगे। 1 सप्ताह तक इसका मर्दन करेंगे, 1 सप्ताह तक अच्छी तरीके से इन सभी को मिक्स करते रहेंगे लगातार, ठीक है। फिर क्या, उसके बाद जब अच्छे से इसको पीस पास लिया, अच्छे से इसका मर्दन कर लिया, फिर हम क्या करेंगे, नींबू के स्वरस से, नींबू के रस से, कांजी जिसको कहते हैं, उससे प्रक्षालन कर देंगे, उससे इसको धो देंगे। धोने के बाद जो पारद ऑब्टेन होगा वो शुद्ध पारद हमको मिलेगा। ये पारद का प्रोसेस होता है उसको प्योरीफाई करने का, उसको शुद्ध बनाने का। समझ में आ गया क्या? इसमें बहुत सारे लिखे हुए हैं, आप ये सबसे इजी वाला रहता है, आप सिर्फ इसको याद करिए। फिर हमें विशिष्ट शोधन तो सभी के याद करने होते हैं। विशिष्ट शोधन में एक्चुअली हर दोष के अकॉर्डिंग बता रखा है कि ये दोष होगा, ये दोष होगा, तो क्या हमको यूज करना है। यहाँ पे स्पेसिफिकली जो वो 8 महादोष है, उन 8 महादोष जो आयुर्वेद प्रकाश ने बोले थे, उसके हिसाब से इन्होंने यहाँ पे बताया है कि जैसे अगर नाग दोष अगर मौजूद है तो हमें क्या क्या डालना है उसमें। अगर नाग दोष मौजूद है तो हमें धूम, यानी कि 1 मिनट, इसकी कोई ट्रिक थी, चलो लिखो इसको। नाग के लिए यहाँ पे पता नहीं है, धूम तो कुछ लिखना नहीं है, नाग के लिए लिख लो कि क्या क्या चीजें लिखनी है। अगर हमारा लेड मिला हुआ पारद है हमारे पास, जिसमें लेड मिला हुआ है, अगर हमें उसका शोधन करवाना चाहते हैं हम, तो उस लेड से उस पारद को मुक्त करना चाहते हैं, प्योरीफाई करना चाहते हैं, तो लेड के लिए हम क्या क्या डालेंगे, लिखो। ऊन, हरिद्रा चूर्ण, हल्दी का चूर्ण, ऊन, हरिद्रा चूर्ण, ग्रह धूम और इष्टिका चूर्ण। वैसे यही सारी चीजें दी हुई है, ध्यान नहीं दिया था। तो ये चारों चीजों को लेके, इनकी भावना वगैरह देके, प्रक्षालन करा के, मर्दन करके, जो कुछ भी मैंने पीछे बताया कि हमें मर्दन करना है, उसके बाद प्रक्षालन कर देना, धो देना, तो शुद्ध पारद ऑब्टेन होगा। वही है कि यहाँ पे भी हमको मर्दन वगैरह करना है, अच्छे से आपस में मिक्स करवाना है इन सबको, फिर उसके बाद इसका प्रक्षालन कर देना है, इसको धो देना है। ये बात तो सेकेंडरी है, मेन ध्यान रखना है कि क्या क्या चीजें यूज हो रही है। तो धूम मतलब धुआं, आप समझिए। उसके अलावा ऊन, हरिद्रा चूर्ण, इष्टिका चूर्ण, इष्टिका मतलब मिट्टी, वो जो ईंट का पाउडर होता है ना, रेड ब्रिक जो होती है, उसका जो चूर्ण होता है वो इष्टिका चूर्ण, ये हमको इस्तेमाल करना है, ठीक है। उसके अलावा इसको याद करने की ट्रिक क्या, लिख लो। उन हरि का ग्रह, हम किसी हरि नाम का कोई इंसान है या लड़का, हम उसको कह रहे हैं उन हरि का ग्रह ईंट से निर्मित है, मतलब ईंट से बना हुआ है उसका घर, ऐसा हम कह रहे हैं। तो नाग के लिए ट्रिक लिख लो, इन चारों को कैसे याद रखना है। उन हरि का ग्रह ईंट से निर्मित, उन हरि का ग्रह ईंट से निर्मित, तो उन से हो जाएगा ऊन, हरि से हो जाएगा हरिद्रा चूर्ण, ग्रह से हो जाएगा ग्रह धूम, ईंट से हो जाएगा इष्टिका चूर्ण, और निर्मित के न से हो जाएगा नाग। तो ये हमको नाग के लिए यूज करना है, नाग से शुद्ध करवाने के लिए पारद को यूज करना है। लिख लिया ये सब? चलो लिख लो, फिर बताओ, आगे बढ़ेंगे तब। झुमुक और ऋषभ ने भी नोट कर लिया ये, इसकी नाग को याद करने की ट्रिक इसमें। ये पूछा जाता है क्वेश्चन कि विशिष्ट शोधन, सामान्य शोधन लिखिए, तो विशिष्ट में तो हमें सभी याद करने होते हैं, ठीक है। तो अगर लेड किसी पारद में मिला हुआ है, उसको अगर प्योरीफाई करना है तो हम उन हरि का ग्रह ईंट से निर्मित ऐसा बोलेंगे, ठीक है। बस ये द्रव्य मेन होते हैं, याद करना। अब बात आती है वंग की, कि अगर टिन मिला हुआ है तो हम क्या करेंगे। कोई बात नहीं, मैं रिकॉर्डिंग आपको भेज दूंगी, मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, मैं इसको अपलोड कर दूंगी ऐप पे, ठीक है। आवाज आ रही है अभी? देखो ये शायद इसके लिए 1 मिनट।
ओके, तो अगर हमारे पास वर्ग मिला हुआ है, टिन मिला हुआ है, तो ये अगर हमारे पास वर्ग मिला हुआ है, टिन मिला हुआ है, तो हम उसका शोधन कैसे करेंगे? हम उसके लिए यूज करेंगे मृगेश, कांकोल और निशा। ये सब तरीके के ड्रग्स हैं, ठीक है, बस इनका नाम ध्यान करना इंपॉर्टेंट है। इसको इंद्रधारण भी कहते हैं, ठीक है, मृगेश को इंद्रधारण भी कहते हैं। तो वंग के लिए आप ट्रिक लिखिए, इंद्र हरि अंकल, इंद्र हरि अंकल। तो हम ऐसे कह रहे हैं इंद्र हरि के अंकल है। हम हरि के घर की बात कर रहे थे कि उन हरि का ग्रह ईंट से निर्मित है, तो अब हम कह रहे हैं कि वही हरि के अंकल है इंद्र। तो इंद्र हरि अंकल, इंद्र हरि अंकल, ये वंग की ट्रिक है। इसके लिए होगा इंद्रायण, हरि से हो जाएगा हरिद्रा चूर्ण, इसे निशा भी लिखा हुआ है, निशो, ठीक है, और अंकल से हो जाएगा अंकुर। ये ड्रग्स होती है जो कि यूज की जाती है वंग के लिए, ठीक है। वंग अगर मिला हुआ है उससे प्योरीफाई करना है तो ये यूज करेंगे। लिख लिया ये? ठीक है। इसके अलावा मल मिला हुआ है तो सीधे हमें ध्यान रखना है अम्लतास का यूज करेंगे, और घृत कुमारी भी यूज करेंगे, ठीक है। बस मल में आप ध्यान रखेंगे अम्लतास, मल में भी मल है और अम्लतास में भी यहाँ पे मल वर्ड छुपा हुआ है, तो मल में हम लोग अम्लतास यूज करेंगे। वाही में हम लोग यूज करेंगे वाही में हम लोग यूज करेंगे त्रिफला, मेनली यूज करेंगे वाही, या इसको ही अग्नि भी कहते हैं, ठीक है। ये वाही या अग्नि में ही हम लोग त्रिफला याद रखना है, इसमें सिर्फ त्रिफला याद करने की जरूरत है, चित्रक मत ध्यान रखो, त्रिफला ध्यान रखना बस कि यहाँ पे त्रिफला यूज होगा। और चापल्य में कृष्ण धतूरा, सिर्फ यहाँ पे चापल्य में धतूरा याद रखो, कृष्ण धतूरा काट देना, चापल्य में धतूरा, और इसकी ट्रिक लिख लो CD, C फॉर चापल्य, D फॉर धतूरा, तो चापल्य में धतूरा बीज यूज करेंगे, चापल्य धतूरा बीज ऐसे लिख लो। नेक्स्ट है गिरी यानी पत्थर वाला, यहाँ पे त्रिकटु यूज करेंगे, गिरी में त्रिकटु, इसके लिए कोई ट्रिक नहीं है। विष, हाँ विष के विष छूट गया। चापल्य में धतूरा बीज CD लिख लिया है ना आपने। विष के लिए हमें यूज करना है यहाँ पे चित्रक, हाँ ठीक है, यहाँ पे चित्रक कर लेंगे। वाही में हमने, या तो आप ऐसे कर लो कि वाही और विष दोनों में त्रिफला चित्रक है, या नहीं हो रहा है तो वाही का त्रिफला मेन है और विष में चित्रक मेन है, ऐसे आप ध्यान रखना। और गिरी के लिए हम लोग त्रिकटु यूज करेंगे, और अहस अग्नि जो रहती है इसके लिए हम लोग गोक्षूर, हाँ गोक्षूर चूर्ण यूज करेंगे, ठीक है, गोक्षूर चूर्ण ऐसे। तो ये आपको याद करना है, ये विशिष्ट शोधन, सामान्य शोधन, बहुत सामान्य शोधन में तो एक ही बस ध्यान रखना होता है, लेकिन विशिष्ट शोधन में ये सबके सब याद रखने होते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, अब एक और मैं टॉपिक पढ़ाती हूँ जो कि है पारद की गतियां। पारद की गतियां, इसका मतलब ये होता है कि जब कभी पारद का शोधन वगैरह का प्रोसेस चल रहा होता है, या पारद के साथ किसी भी तरीके की प्रोसेस हम लोग कर रहे होते हैं मेडिसिन फॉर्मुलेशन के लिए, किसी भी तरीके की एक्टिविटी जब पारद के साथ की जाती है तो उसकी एक्चुअली ऐसा होता है कि पारद बहुत चंचल होता है, तो वो एक जगह स्थिर नहीं रहता, तो वो एक जगह से दूसरी जगह घूमता रहता है कि हाँ वहां गायब होता रहता है, कभी गायब होता रहता है इन द सेंस की कभी मान लो हम पानी वानी से धो रहे हैं तो धोते समय वो थोड़ा सा उसका वेट लॉस हो गया, ठीक है, जितना मान लीजिए 100 ग्राम लिया था तो अब 90 ही बचा या 95 बचा, ऐसे 5 ग्राम जो है लॉस हो गया। ऐसे ही जब हम उसको अग्नि में तपा रहे तो भी थोड़ा सा लॉस हो गया। तो बेसिकली क्या है कि हर बारी पारद का थोड़ा थोड़ा लॉस होता रहता है, और यही है कि इसीलिए कहते हैं कि पारद चंचल होता है, और यही चीजें पारद की गतियां होती है। तो पारद की 5 गतियां होती है, जल गति, धूम गति, मल गति, हंस गति और जीव गति। अब इसका क्या मतलब है?
जल गति का मतलब है कि जिस टाइम पे हम पारद को पानी से धो रहे हैं उस टाइम थोड़ा सा पारद का लॉस हो जाना इस जल गति। तो प्रक्षालन मतलब धोना। प्रक्षालन के समय जल में जब जल से प्रक्षालन करते हैं तो उस टाइम पे क्या होता है, जल के साथ पारद भी थोड़ा सा निकल जाता है और इसे ही पारद की जल गति कहते हैं। धूम गति में क्या होता है, धुएं के कांटेक्ट में मतलब अग्नि के कांटेक्ट में, तो जब पारद अग्नि के संपर्क में आता है तो वह धूम के रूप में परिवर्तित हो जाता है। पारद के धूम के रूप में उड़ने की क्रिया ही पारद के पातन तथा गंधक जारण आदि में यूज होती है। ये पॉइंट अभी रहने दो अगर नहीं समझ में आ रहा है। देखो जारण का मतलब मैं बताती हूँ कि जारण का मतलब होता है डाइजेस्ट होने की प्रोसेस या किसी की भी भूख बढ़ाने की प्रोसेस हम कह सकते हैं। गंधक जारण का मतलब हो गया कि गंधक को गंधक के मतलब गंधक की हम भूख बढ़वा रहे ताकि वो और किसी की भी प्रॉपर्टीज इनटेक कर सके। इन शॉर्ट गंधक जारण का मतलब ये होता है, ठीक है। उसके अलावा पारद का पातन, पारद के पातन एक तरीके से पारद की प्योरिफिकेशन वाली ही प्रोसेस होती है। इसमें पारद को शुद्ध ही करते हैं। इसमें क्या करते हैं कि हम लोग अलग अलग बर्तन अलग अलग यंत्र यूज करते हैं। एक हांडी के ऊपर एक हांडी रखते हैं, नीचे से हीट करते हैं इसको, जिससे क्या होता है कि इम्प्योरिटीज में मिला हुआ जो पारद है वो ऊपर इवेपोरेट हो जाता है और ऊपर हम लोग एक जल से भरा मटका रखते हैं। उसके कांटेक्ट में आते ही वो वहां पे सॉलिडिफाई हो जाएगा, नीचे उस मटके के बेस पे चिपक जाता है, फिर उसको कलेक्ट कर लेते हैं। ऐसा कुछ होता है पारद के पातन में। तो बेसिकली धूम गति का मतलब होता है जब कभी भी अग्नि के कांटेक्ट में पारद आता है तो जैसे धुआं उड़ता है तो उस धुएं के साथ वेपर फॉर्म में ये पारद भी थोड़ा सा लॉस हो जाता है, ठीक है। इसी को धूम गति कहते हैं। मल गति का क्या मतलब होता है कि नाग वंग आदि जो पारद में मल के रूप में मिले हो उनमें मुक्त करने के लिए पारद की पातन क्रिया की जाती है, ठीक है। बेसिकली ये है कि किसी भी तरीके की जब इम्प्योरिटी पारद में मिली भी रहती है, ठीक है, नाग वंग जैसी कोई भी इम्प्योरिटी मिली रहती है तो हम उस टाइम पे क्या है पारद को शुद्ध करने के लिए अलग अलग प्रोसेस करते हैं। तो जब ये मल निकलते हैं पारद में से तो थोड़ा सा पारद उन मल्स के साथ चिपक के वो पारद भी थोड़ा सा वेस्ट हो जाता है। तो ये है पारद की मल गति। हंस गति का क्या मतलब होता है कि जब भी हम इसका यूज कर रहे होते, कभी भी मेडिसिन वगैरह बना रहे होते हैं अलग अलग प्रोसेस से, तो उस टाइम पे क्या है जिस तरीके से हंस मतलब स्वान जो होती है बर्ड्स वो सफेद कलर की, तो जो जिस तरीके से हंस एकदम शीघ्रता से उड़ के भाग जाता है वैसे ही ये जो पारद है ये भी अलग अलग प्रोसेस के टाइम पे हमें बहुत ध्यान रखना होता है। थोड़ा सा भी गिर जाता है और फिर इसका लॉस हो जाता है। तो जैसे हंस उड़ते हैं उसी तरीके से पारद भी उछल के गिर जाता है। इसका मतलब ये है कि बहुत इसे सावधानी से इसका इस्तेमाल करना चाहिए और यही इसकी हंस गति है। जीव गति एक्चुअली इन्होंने कहा है कि ये सारी बातें तो हमने बता दी कि मल गति बता दी, अग्नि के कांटेक्ट में बता दी, हंस गति बता दी। इनके बाद भी कुछ ऐसी रहती होंगी कारण जिसकी वजह से पारद का लॉस होता होगा और वो हमें नहीं पता है, तो वो सब आता है जीव गति के अंदर। तो यह अदृश्य गति होती है। यह जीव गति का अर्थ पारद का आत्मा सदृश्य गति है जिससे पारद की हानि होती है। मतलब जैसे आत्मा को हम लोग देख नहीं सकते तो उसी तरीके से जो ये जीव गति रूप में पारद की हानि हो रही है, पारद का लॉस हो रहा है, इसको भी हम समझ नहीं पाते। लेकिन जब स्टार्टिंग में वेट मेजर करते हैं तो हमें पास 100 ग्राम होता है, प्रोसेस बन के तैयार हो जाती है तो देखते हैं कि 90-95 रहता है। हमें पता ही नहीं चलता कि 5% पारद का लॉस हुआ कैसे। हमने तो सारी बात ध्यान रखी थी फिर भी लॉस हो जाता है। तो ये है जीव गति, ठीक है। किंतु इस हानि का प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं हो पाता, अतः इसे अदृश्य गति कहते हैं, क्योंकि हम इसका एग्जैक्ट कॉज नहीं जान पाते कि किस वजह से ये पारद का इसमें लॉस हुआ है। तो ये 5 तरीके की गतियां पारद की होती है जिनसे पारद का लॉस होता है, ठीक है। समझ आ गया ये? हिंगुलोत पारद का मतलब होता है कि हिंगुल जो जैसे ओर है एक हिंगुल पारद की, ऐसा कहते हैं कि जो हिंगुल से प्राप्त हुआ पारद है वो सबसे श्रेष्ठ माना जाता है, सबसे बेस्ट माना जाता है। तो हिंगुलोत पारद के अंदर यही है कि हिंगुल से निकाला हुआ जो पारद है उसकी बात की जाती है हिंगुलोत पारद में। देखो क्या लिखा है, हिंगुल पारद का प्रधान खनिज है, मतलब हिंगुल सबसे प्रधान इसकी ओर मानी जाती है, बेस्ट ओर मानी जाती है। अतः संस्कारित पारद के अभाव में हिंगुल से निष्कासित पारद का उपयोग श्रेयस्कर होता है। मतलब कि संस्कार एक्चुअली ऐसा होता है ना कि पारद के 8 संस्कार हमने जैसे शोधन कर लिया पारद का, इसके बाद भी हम अगर इसकी प्रॉपर्टीज को थोड़ा सा इनहांस करना चाहते हैं, इसकी प्रॉपर्टीज में थोड़े से चेंजेस लाना चाहते हैं
तो हम लोग इसका संस्कार भी कराते हैं। हमने इसे प्योरीफाई तो कर लिया, हम पारद का संस्कार कराते हैं। संस्कार कराने का मतलब हम कुछ ऐसी प्रोसेसेस भी पारद के साथ करते हैं जिससे कि इसकी जो प्रॉपर्टीज है वो इनहेंस हो जाए, ठीक है, इसकी प्रॉपर्टीज अच्छी हो जाए। तो लिखा है अतः संस्कारित पारद के अभाव में, मतलब इस तरीके का अगर पारद हमारे पास मौजूद नहीं है जिसका हमने संस्कार किया है, तो हमें क्या करना चाहिए, हिंगुल से जो निकाला हुआ पारद है, हिंगुल ओर से निकाला हुआ जो पारद है वो सबसे बेस्ट माना जाता है, वो सबसे श्रेष्ठकर माना जाता है। फिर बोल रहे हैं हिंगुल से पारद प्राप्त करने के लिए ऊर्ध्वपातन किया जाता है। ऊर्ध्वपातन वाली प्रोसेस मैंने आपको बताई थी, आपको ध्यान है क्या ऊर्ध्वपातन कैसे करते हैं? मटके रखते हैं, ऊपर वेपर फॉर्म में आ जाता है, फिर कलेक्ट करते हैं, याद है क्या ये? तो वही बोला है कि हिंगुल से कैसे पारद निकाला जाता है, ऊर्ध्वपातन की क्रिया से निकाला जाता है। इसके लिए विद्याधर यंत्र, डमरू यंत्र, अधापातन यंत्र, ऊर्ध्वपातन यंत्र, तिर्यक पातन यंत्र या नंदन जिसको कंदुक कहते हैं, ये भी एक तरीके का यंत्र है, इन सभी का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, बेसिकली ये है। अब जो सबसे कॉमनली यूज किया जाता है वो नाद यंत्र यूज करते हैं, ठीक है। नाद का मतलब होता है बकेट टाइप कुछ, ठीक है। नाद यंत्र में क्या करते हैं इस विधि, हाँ ओ सॉरी भूल गई, ओके अभी दिख रहा है ना, ठीक है। तो हिंगुलोत पारद के लिए मैं बता रही थी, हिंगुलोत पारद मतलब ऐसा पारद जो कि हिंगुल से हम लोग निकालेंगे, पारद की एक ओर है उससे निकालेंगे। क्या है, पारद के संस्कार किए जाते हैं, कुछ ऐसी प्रोसेस की जाती है जिससे पारद की प्रॉपर्टीज इनहेंस हो जाए, ठीक है। तो अगर इस तरीके के कर्म यानी संस्कारित पारद हमारे पास मौजूद नहीं है, तो हम लोगों को अगर बोला जाए कोई पारद यूज करने के लिए, तो सबसे बेस्ट जो रहता है यूज करने के लिए वो हिंगुल से निकाला हुआ पारद रहता है, हिंगुलोत पारद रहता है, ठीक है। हिंगुल से पारद निकालने के लिए हम लोग ऊर्ध्वपातन का प्रयोग करते हैं, ऊर्ध्वपातन क्रिया का प्रयोग करते हैं। इसके लिए अलग अलग तरीके के यंत्र यूज किए जा सकते हैं, जैसे कि विद्याधर यंत्र, डमरू यंत्र, अधापातन यंत्र, ऊर्ध्वपातन यंत्र, तिर्यक यंत्र और नाद यंत्र जिसे कंतुक भी कहते हैं। इस तरीके के अलग अलग यंत्र का प्रयोग किया जा सकता है। अब यहाँ पे बताते हैं कि हम लोग मोस्ट कॉमनली जो यूज करते हैं वो नाद यंत्र यूज करते हैं। क्या लिखा है कि इस विधि में हिंगुल चूर्ण को एक चौड़े कपड़े पर पतले स्तर में लपेटकर बर्ती अथवा पोटली बना लेना होता है, ठीक है। ये पॉइंट आप समझ गए, इसमें कुछ एक्सप्लेन करूं क्या? मतलब ये कि आराम, ये नहीं कि एक जगह बहुत ज्यादा गाढ़ा सा पारद रखा, मतलब एक जगह बहुत ज्यादा थिक रखी हुई है लेयर हिंगुल की, एक ज्यादा बहुत ही पतली, सब जगह समान मात्रा में थिन लेयर में स्प्रेड करना है कपड़े में पारद को, ऐसा बोला, ठीक है। तो हमें ऐसे करना है। फिर हम क्या करेंगे, नेक्स्ट प्रोसेस इन्होंने बताया कि अब इस पोटली को एक टिन पर रखकर निर्धूम अंगारों पर रखकर ऊपर से थोड़ा सा तेल डालकर अग्नि प्रज्वलित कर चारों ओर 3-4 ईंटें रखकर उसके ऊपर नाद उलट कर रख दे। अब क्या करना है कि हिंगुल लेना है, एक्चुअली रुको मैं यहाँ पर दिखाती हूँ। देखो अभी तक इन्होंने क्या बोला कि हमें पहले क्या है कि एक पोटली लेनी है, या एक आप पोटली मानो, चलो इस तरीके की एक पोटली ली, हमने इसमें हिंगुल का चूर्ण भरा था, ठीक है। ये हिंगुल का चूर्ण पूरा हमने इसमें भर रखा है। अब हम क्या करेंगे, इसको एक टिन के ऊपर रखेंगे, इस तरीके से एक टिन के ऊपर हमने इसे रखा, और इसको ऐसे टिन के ऊपर जब रखेंगे तो लिखा हुआ है को टिन के ऊपर रखे निर्धूम अंगारों पर, एक्चुअली कुछ इस तरीके से हमें इसे रखना, और फिर हमें इसके ऊपर रख देना है यहाँ पे, ये यहाँ पे आग जली हुई, ठीक है, अंगारे हैं, धुआं नहीं निकल रहा है, सिर्फ एकदम तेज आग जली हुई, बिल्कुल धुआं नहीं निकल रहा है, इस तरीके के ये अंगारे, और ऐसे हमें यहाँ पे इसको रख देना है। फिर क्या करना है, तेल डाल के ये आग को पहले जला लेना है। फिर क्या करना है कि इस तरीके से एक बकेट टाइप नाद रख देनी है, बकेट टाइप ऐसे इसके ऊपर उलट के रख देनी है। अब क्या होगा, नीचे से धुआं आता रहेगा, ऊपर से वो भाप भी बाहर नहीं जाएगी, अंदर ही अंदर ये पकता रहेगा। तो क्या है, अब फिर क्या करना है
कि लिखा हुआ है नाद के ऊपरी भाग में पारद धूम के रूप में एकत्र हो जाता है, जैसे कि मैंने बताया। ये एक्चुअली क्या है, कुछ खतरनाक बात नहीं है, जैसे हम नॉर्मली अधोपातन यंत्र में पढ़ के आते हैं ना, वही बातें इन्होंने सारी बता रखी है। ऊर्ध्वपातन अधोपातन वो सभी यहीं पे, यहाँ पे आग जला दो, एक टीन रख दो, उसके ऊपर एक पोटली रख दो, फिर ऐसे बाल्टी लटका दो। अब हमें पता ही है कि यहाँ से वेपर बनेगा, बाहर बोड़ नहीं पाएगा, यहाँ पे वो जमा होता रहेगा। ठीक है, फिर क्या करना है, अब कपड़े से धीरे धीरे छानकर रगड़कर एवं कपड़े को, अब बेसिकली ये है कि फिर यहाँ से हमको पारद को ऑब्टेन कर लेना है। ये जैसा हम नॉर्मली सारे यंत्र में पढ़ के आए, विद्याधर यंत्र, अधोपातन, ऊर्ध्वपातन, सेम प्रोसेस इन्होंने भी कर रखा है। एक खाली नाद प्रोसेस लिख के एडिशनल पॉइंट ऐड किया है, कुछ ज्यादा बहुत खतरनाक सी बात ये है नहीं। ठीक है, ये बस लिखा है कि अग्नि प्रज्वलित करनी है, साइड में 4-5 ईंटें भी लगा देंगे ताकि वो सब अपनी जगह पे रहे, हिल लेना। ठीक है, ये इजी, इसमें कुछ खतरनाक नहीं है, यंत्र वाले में डिस्कस किया था। अब आता है कि पारद एवं उसके खनिज की प्राप्ति। की पारद कहाँ से मेनली ऑब्टेन होता है, तो मेनली आपको इसमें नाम कुछ याद रखने होते हैं कि स्पेन है, अफ्रीका है, साउथ अमेरिका है, नॉर्थ अमेरिका, एशिया, इटली, इस तरीके के कुछ 2-4 आपको नाम याद रखने होते हैं। वैसे इस टाइप के क्वेश्चन तो आते नहीं है कि ये कहाँ से हमें मिलता है। आप स्टिल यहाँ से एक बार अपने पेपर देख लेना कि क्या ये ऐसे प्राप्ति स्थान के लिए डिटेल में क्वेश्चंस पूछते हैं क्या। तो आज हम लोग बस यहीं तक करते हैं। आप एक बार देख लेना कि अगर इस तरीके की प्राप्ति स्थान में स्पेन में क्या मिल रहा है, या अमेरिका में क्या मिल रहा है, अफ्रीका में क्या मिल रहा है, इस तरीके के डिटेल में अगर क्वेश्चन पूछे होंगे तो कल ये टॉपिक हम डिस्कस करेंगे। अगर नहीं पूछे होंगे तो हम सीधे यहाँ पे बढ़ेंगे कि ये एक मैं बता देती हूँ, अग्रही पारद का स्वरूप। देखो, प्राप्ति स्थान में मेरे अकॉर्डिंग तो आप बस 4-5 जगह के नाम याद कर लीजिए, अमेरिका, अफ्रीका, इटली और ये एशिया वगैरह, ऐसे 2-4 नाम याद कर लीजिए। उसके अलावा अगर देख लीजिएगा कि पेपर में किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, डिटेल में तो ये चीजें पूछी नहीं जाती है, बस इनके मेन हमें नाम ध्यान रखने होते हैं। ठीक है, अब आता है जैसे हमने ग्राही रूप का पारद देखा था कि कैसा अंदर से उसकी नीली आभा होनी चाहिए, बाहर से एकदम चमकदार, बीच में उसके सूर्य की आभा और प्रकाश होना चाहिए। ऐसे ही अब हम देखेंगे अग्राही पारद स्वरूप, ऐसा पारद जिसको ग्रहण नहीं करना चाहिए, तो वो कैसा होगा, धूम्र होगा, धुएं के समान होगा, परिपांडुर होगा कि पेल सा व्हाइटिश रहेगा। उसके अलावा चित्रो न योजे रस कर्मण सिद्धियो, मतलब कि इसको इन्होंने यहाँ पे डिटेल में तो नहीं बताया है, ये पता नहीं अब अग्रहणीय पारद भी सिलेबस में है या नहीं है। अभी आपके पास सिलेबस है क्या, उसमें देखना पारद वाले में अग्रही पारद स्वरूप दिया हुआ है क्या। नहीं है शायद, श्योर नहीं, देख के बताओ एक बार। मिल रहा है क्या कुछ, ग्राही पारद होगा, है ना। हाँ, तो आप याद कर लो कि अग्राही में वो धूम वर्ण का होना चाहिए। ठीक है, धुएं के समान होगा, परिपांडुर होगा, मतलब क्लियरली व्हाइट भी नहीं रहेगा, ब्राइट कलर का नहीं रहेगा, और ऐसा होगा कि जिसको रस कर्म सिद्ध, यानी कि जो फिजियोलॉजी, मतलब जो ये रस कर्म सिद्ध है, यानी कि जो ये रस शास्त्र के ज्ञाता है, जो कह देंगे कि ये अशुद्ध पारद है, वो आसानी से उसे पहचान लेंगे। ऐसा सब जो पारद होता है वो आग्राही होता है, इसका सेवन नहीं करना है। मेन ध्यान रखना धूम्र वर्ण का होता है और परिपांडुर होता है। ठीक है, यहां तक हो गया है। बाकी प्राप्ति स्थान जहां तक मेरे को लगता है कि नहीं होगा, स्टिल आप एक बार चेक कर लेना। उसके अलावा फिर कल से हम लोग पारद के संस्कार करेंगे। ठीक है, 2 दिन और लगेंगे पारद को कंप्लीट करने में, फिर पारद पूरा हो जाएगा। तो कल हम लोग पारद के संस्कार पढ़ेंगे।